तो बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो 3-4 दिन से जुड़ा हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है ना। रोज एक एक्टिविटी आपको दिया जा रहा था हाँ सर। कि कौन से ग्रह से क्या चीज देखते हैं, तो एक ओपिनियन पोल रखा जा रहा था। जो लोग उस वाले ग्रुप में नहीं थे तो शायद वो मिस कर गए होंगे। बाकी अधिकतर लोग उस ग्रुप में रहे हैं। ठीक है। तो कैसा रहा आपका अनुभव, पहले तो ये बताइए। सर हमें तो देखने में तो अच्छा लगा, क्योंकि हमारे लिए तो एकदम ये नॉलेज ऐसी लगती थी कि ये शायद हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग तो छोटी सी भी चीज होती थी तो पंडितों के पास भाग जाते थे। हाँ और हाँ हाँ। वो चाहे हमें राहु दिखा दे चाहे शनि दिखा दे, तो हम लोग तो उन्हीं पे भरोसा कर लेते थे। लेकिन सही मैं है। इनको देख रहा था तो मेरे को काफी अच्छा लगा। और सबसे ओके। अच्छा मुझे ये लगा कि कोट पैंट वाले भी पंडित हो सकते हैं या ज्योतिष जान सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एक भ्रम भी निकला कि लंबी चोटी वाले ही पंडित नहीं हो सकते, कोई ज्ञानी लोग भी हो सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें अपने ग्रुप में रखा सर। अरे नहीं, आपका ग्रुप है, हमारा कहाँ है। अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप वाले ने पता नहीं कुछ कर दिया था, तो ग्रुप ही गायब हो गया था वो, है ना। तो वापस से ईमेल किए थे उन लोगों को। ठीक है, चल गया है आप सभी के आशीर्वाद से। तो सभी वीडियो ऑन रखें, मैं आप सभी के दर्शन कर पाऊँ। आप सभी को तो मैं दिख ही रहा हूँ, लेकिन आप भी मुझे दिखेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। कई सारे लोगों की वीडियो ऑफ है। आप सभी को अगर मेरा आवाज आ रहा है तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने वीडियो अवश्य ऑन कर लें। अच्छा लगेगा क्लास में, आपको भी मेरे को भी, है ना। अभी मैं वीडियो बंद करूंगा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता ना, है ना। मोदी जी करते हैं ना मन की बात ऑडियो में, वो भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक क्लास शुरू होने से पहले एक छोटा सा प्रश्न आप सभी के लिए है कि आ, मुझे पता है यहाँ पे कि कई सारे लोग बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो कई लोग वो भी हैं। ठीक है। और कई लोग नए भी हैं। तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आ, रामायण ज्योतिष ने, आपने कभी रामायण ज्योतिष का नाम सुना है क्या? पहले तो ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग नए हैं। ठीक, क्योंकि हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो रामायण ज्योतिष की थीम को लेकर है। तो आपने पहले कभी रामायण ज्योतिष के बारे में सुना क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सुना सर। है? नहीं ठीक सर। है। ओके। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। रामायण ज्योतिष हमारा ही एक इन्वेंशन है ना। मेरा एक शोध है जो मैं पिछले 7 सालों से लगातार पढ़ा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे कई पुराने स्टूडेंट हैं जिनको अच्छा अनुभव रहा है। ठीक है। आज हम क्लास चालू करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आ, उन स्टूडेंट के ज्यादा ध्यान रखता हूँ जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं। ठीक है। तो मुझे पता है कि कोर्स कंटेंट इतना एडवांस है कि कुंडली खोलते से ही 5 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करें। ठीक है। और वो भी होगा। कई सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशनली कार्य करते हैं, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कार्य करते हैं, जिन्हों को 5 मिनट के अंदर ही अपना प्रिडिक्शन देना होता है। तो क्या 5 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन दिया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि ग्रह के कारक तत्व क्या हैं, राशि के कारक तत्व क्या हैं, भाव के कारक तत्व क्या होते हैं। तो मैं पिछले 8-10 दिनों से आपको भाव के कारक तत्व पे, ग्रह के कारक तत्व पे कुछ कुछ, है ना, ओपिनियन पोल से आपको प्रैक्टिस करवा रहा था, ताकि आपको आज वाली क्लास में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, है ना। हालांकि वो बहुत छोटे छोटे पार्ट थे। तो कोई भी व्यक्ति 5 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन कर सकता है। 3 बातें ध्यान रखना है। और वो 3 बातें क्या है? अगर आप सभी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सभी ज्योतिषी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 बातें ध्यान रखना है। और 3 बातें हैं: पहला, आपको भाव के कारक तत्व पता होना चाहिए। सही है। दूसरा, आपको ग्रह के कारक तत्व पता होना चाहिए। तीसरा, आपको राशि के कारक तत्व पता होना चाहिए। ये 3 कारक तत्व आपको पता होते हैं ना, आप मोटे मोटे तौर पर व्यक्ति का 70% फलित सिर्फ लगन चार्ट को खोलकर 5 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या आप सभी सेशन को पढ़ने के लिए तैयार हैं? चालू करें सेशन आज का? ठीक है। तो मैं आप सभी को अब मुझे आपको म्यूट रखना पड़ेगा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बाद में खोलूंगा, लेकिन मैं भी म्यूट रखता हूँ सभी को। ठीक है। तो आज का सेशन में शुरू करने वाला हूँ। इसमें शुरुआत करेंगे बेसिक से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम ज्योतिष को करें तो हमें सबसे पहले बेसिक चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट मैं आपको वहां पे नहीं ले जा सकता। तो शुरुआत बेसिक से करेंगे और उसके बाद प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। ठीक है। तो रामायण ज्योतिष क्या है? ठीक है।
मैं सिंपल सा परिचय दूंगा अपना, ज्यादा बड़ा परिचय नहीं दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो रामायण ज्योतिष सिर्फ शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं है ना, जबकि ये जीव के, है ना, जीवन के आधार से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष हमारे जीवन जीने की कला को सिखाता है। मतलब मैं क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे 100 दिन का वर्कशॉप होता है, तो 100 दिन में मैं 150 बार ये बात बोलता हूँ कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है ना, अपने आप को समझने की कला है, स्वयं को जानने की कला ज्योतिष है। ठीक है। मैं यहाँ पर मेरी आपको मेरी टीम से परिचय करवाना चाहूंगा। मेरे गुरु प्रोफेसर मनीष तिवारी सर। आज मैं जो भी हूँ मेरे गुरु की बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे ज्योतिष का ज्ञान दिया है, और ज्योतिष का ज्ञान से ज्यादा मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को सिखाया है जीवन जीने की कला से। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है। तो जीवन कैसे जिया जाता है, छोटी छोटी चीजों को कैसे हैंडल किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, है ना। हो सकता है कि मेरा पंचम भाव नवम भाव बहुत बढ़िया रहा होगा, कि मुझे प्रोफेसर मनीष तिवारी से सर गुरु मिले हैं, और वो बहुत अच्छा ज्योतिष पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी ज्योतिष पे पकड़ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका दिल सबसे बड़ा है। ठीक है। तो प्रोफेसर मनीष तिवारी सर के बारे में बता दूं, है ना, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, है ना। आईआईटी मद्रास से उन्होंने किया है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च करते हैं रेफ्रिजरेटर पर। इसके अलावा मैं मेरे एक और गुरु मधुबाला चावला मैडम से आपको परिचित करवाना चाहूंगा। मधुबाला मैडम ज्योतिष के फील्ड में, या कह दो आध्यात्मिक फील्ड में, स्पिरिचुअल लाइन में, हर फील्ड में वो मास्टर है ना, बिजनेस फील्ड में कह दो। ठीक है। तो वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, और मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ मेरे को सिखाया है। ठीक है। तो मैं मधुबाला मैडम को प्रणाम करता हूँ। ठीक है। उनका खुद का एनजीओ है, ठीक है, जीवन स्पर्श के नाम से। तो गुरु के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मैं शरीर शरीर हूं, तो गुरु मेरी आत्मा है, मेरे गुरु साक्षात परमात्मा है। तो ये दोनों, आप जो सामने आपको फेस दिख रहा है, ये मेरे लिए ऐसे भगवान के समान है, और भगवान ही है। ठीक है। मैं कौन हूँ? तो मैं राहुल माहेश्वरी ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। रामायण ज्योतिष मैंने रिसर्च किया है आप सभी के आशीर्वाद से। ठीक है। तो ज्योतिष की बात करते हैं थोड़ा सा। सॉरी। सॉरी, बीच में अटक गया था थोड़ा सा। ठीक है। तो ज्योतिष की महत्वता क्या है? ठीक है। तो ज्योतिष की महत्वता जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। तो हम सभी के लिए थोड़ा सा आसानी रहेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहता है। तो ज्योतिष हमारे लिए भाग्य जानने की दृष्टि से, आप सभी आए हो कि भैया भाग्य बता दीजिए सर, क्या होने वाला है, नौकरी कब लगेगा, संतान कब होगा, आदि आदि। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में पहले गणित आया, है ना, सूर्य सिद्धांत आया, फिर ज्योतिष लिखा, फिर पंचांग आया, आदि आदि। ठीक है। गणितीय दृष्टि से बहुत अव्वल है ज्योतिष। इसके अलावा जीवन जीने की कला की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, हमें जीवन जीना सिखाता है, कैसे जीना चाहिए। कर्म की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, कर्म और भाग्य की डेफिनेशन सिखाता है। इसके अलावा ब्रह्म के रहस्य को जानने की दृष्टि से, ठीक है, यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो सकते हैं। समय चक्र की दृष्टि से 4 युग की बातें जान सकते हैं, कौन से युग में क्या क्या बातें रही हैं। और धर्म की दृष्टि से, क्या धर्म अपनाना चाहिए, धर्म क्या होता है। तो ये सारी दृष्टि से ज्योतिष बहुत कारगर साबित हुआ है। ठीक है। कितने प्रकार की ज्योतिष होती है? आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि लोग, मैं देखता हूँ अपने प्रोफाइल पे लिखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजर, कोई लिखता है भृगुनंदिन आड़ी। कितने भी प्रकार का हो, लेकिन इन
सॉरी, क्षमा क्षमा करें। करें। नेट चला गया था मेरा, आप सभी को कष्ट हुआ होगा। चलिए वापस से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ठीक है, वापस से शुरुआत करते हैं क्लास का। तो सीधा बात करते हैं यहाँ से। तो बहुत सारे तरह की ज्योतिष में शाखाएं होती है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। तो पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। पाराशरी के सबसे पहले शुरुआत होती है भृगुनंदी नाड़ी, ठीक है। एक होता है मेदिनी ज्योतिष, इसके अलावा होता है वैदिक ज्योतिष, ठीक है। वैदिक के अलावा होता है हमारे पास लाल किताब के अलावा होता है चंद्रकला नाड़ी, ठीक है। इसके अलावा जेमिनी ज्योतिष, कृष्ण मूर्ति पद्धति, और भी बहुत अलग अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। इन सभी एस्ट्रोलॉजी का जो आधार है वो है वैदिक पाराशरी। पाराशरी सभी का बेस है, बिना पाराशरी के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पाराशरी सभी का बेस होता है, ठीक है। सभी का बेस पाराशरी है। तो बहुत सारी स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? नहीं दिख रहा है क्या? क्या हो रहा है? ठीक है। हर पद्धति का मूल पाराशरी है, पाराशरी शाश्वत है, पाराशरी की किसी भी बात को काटा नहीं जा सकता, ठीक है। ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। हाँ, इसका आप विश्लेषण कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। तो पाराशरी पर भाष्य लिखा जा सकता है, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी आया, उसने नक्षत्र पे भाष्य लिख दिया, सब लोड निकाल दिए। तो बहुत सारी बातें उसमें एड ऑन किया जा सकता है ना, मतलब उसका विस्तार किया जा सकता है। लेकिन उस पर किसी भी तरह का अलग से बात नहीं लिखा जा सकता। तो मूल एस्ट्रोलॉजी पाराशरी है। कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर क्या हम ज्योतिष कर सकते हैं क्या? ये वीडियो मैंने ग्रुप में डाला भी था, ठीक है। तो क्या हम ज्योतिष कर सकते हैं? तो भाई ज्योतिष एक भाषा है, हिंदी सीखने का कोई योग है क्या? तो ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है। कोई आपसे प्रश्न पूछे क्या हम ज्योतिष कर सकते हैं, ये प्रश्न बिल्कुल सेम है, क्या हम हिंदी भाषा सीख सकते हैं? तो हिंदी सीखने का कोई योग हो सकता है भला? क्षेत्रीय भाषा बोलने का कोई योग होगा भला? क्या भोजन का या श्वास लेने की कोई प्रक्रिया है? नहीं है ना। जिस तरह से हम अपनी भाषा को बोल लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, है ना, श्वास ले लेते हैं, उसी तरह से ज्योतिष भी एक भाषा का नाम है, ठीक है। भाषा कैसे याद होती है? तो भाषा को याद करने के लिए एक ही चीज है कि हम उस तरह के माहौल में रहें, हम उस तरह के प्लेटफॉर्म में रहें, तो हमको भाषा याद हो जाती है। 3 साल का बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? लंदन में पैदा हुआ है। 4 साल का बच्चा हिंदी बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? भारत में पैदा हुआ है। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरह की भाषा वाले क्षेत्र में हो। ज्योतिष अपने आप में एक लैंग्वेज है, ज्योतिष अपने आप में एक भाषा है। हिंदू सनातन संस्कृति इसको बहुत गहराई से जानते हैं, तो इसमें नो डाउट हर कोई व्यक्ति ज्योतिष कर सकता है। लेकिन जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जो हिंदू सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो वो ज्योतिष को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप सभी के जानकारी के लिए आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, जिनको ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह भी इस क्लास को समझ सके। और जो बहुत कुछ जानने के बाद भी प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वह भी इस बात को समझ सके। तो हमारा मूल आधार क्लियर होना चाहिए। तो आप सभी के लिए जो बेसिक जानते हैं और नहीं जानते हैं, दोनों के लिए समझना आवश्यक है कि प्रथम भाव से क्या देखते हैं। तो प्रथम भाव से देखे जाने वाले तथ्यों में क्या आता है, ठीक है। इस तरह से हमारी कुंडली बनती है। यहाँ पे लिख रखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव बनते हैं। प्रथम भाव से क्या दिखता है? तो प्रथम भाव को बोलते हैं तनु भाव भी बोलते हैं, है ना, लगन भाव भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे हम अपना शरीर का स्वास्थ्य, सुख दुख, वर्तमान काल, व्यक्तित्व,
आत्म प्रकाश, मस्तिष्क, उम्र, पद, प्रतिष्ठा, धैर्य, आपका नाम कितना होगा, कितना लोग मान सम्मान देंगे, कितना आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा, सारी चीजें प्रथम भाव से देखते हैं। इसको और गहराई से समझने के लिए, इसको और गहराई से कैसे समझेंगे, तो छोटी छोटी मैं ज्योतिष पे कविताएं लिखता हूँ, तो थोड़ा सा आपको अलग से मजा आएगा हमारे साथ पढ़ने में। तो आत्मज्ञान से परिपूर्ण हूँ, विवेक शक्ति को बढ़ाता हूँ, ये प्रथम भाव से देखे जाने वाले तथ्यों की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान से परिपूर्ण हूँ, विवेक शक्ति को बढ़ाता हूँ, प्रकाश सभी को देता हूँ, स्वाभिमान का कारक हूँ, नाम सम्मान में शामिल हूँ, 12 भाव का मालिक हूँ, प्रातः जल्दी उठ जाने से निरोगी भी मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो प्रथम भाव सुबह जल्दी उठने का, प्रथम भाव में काल पुरुष कुंडली से सूर्य उच्च का होता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। द्वितीय भाव से क्या देखते हैं, तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव, आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में कुछ भी हो, वहां से देखा क्या जाता है। ठीक है, तो द्वितीय भाव से देखे जाने वाले तथ्यों में धन भाव है ना, सभी को चाहिए, बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट, वाणी, अमूल्य धन, रत्न जेवरात, केश, कुटुंब, पारिवारिक शिक्षा, संसाधन, माता से लाभ, मुख, दायना नेत्र, है ना, खाने पीने का शौकीन, आदि बातें काल पुरुष कुंडली से द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव में काल पुरुष कुंडली से शुक्र की राशि आती है, जो खाने पीने की राशि है। ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा से क्या देखते हैं, तो धन दौलत सभी मुझीस है। अगर आपको चंद्रमा के बारे में बात करना हो, या जन्म कुंडली से दूसरे भाव में क्या देखते हैं, तो ये छोटी सी कविता आपको दूसरे भाव में सारा बता देगा। तो धन दौलत सभी मुझीस है, वस्त्र आभूषण भी मुझीस है, मुखवाणी नयन में भी मैं हूँ, चांद से सुंदर चेहरा देता हूँ, बातों बातों में ही पटा लेता हूँ, बोलकर धन कमा लेता हूँ, भरे कुटुंब का मालिक भी मैं, और अच्छा भोजन दिलवा देता हूँ। तो द्वितीय भाव से अच्छा भोजन, सुंदर चेहरा, अच्छे नयन, अच्छे नक्शे, वस्त्र आभूषण, धन दौलत आदि बातें देखा जाता है ना, तो राजाओं जैसा जैसा फील आता है। तृतीय भाव से क्या देखते हैं, तो काल पुरुष कुंडली का तीसरा भाव, जिसको बोलते हैं पराक्रम भाव, सहज भाव, छोटे भाई बहन का कारक, लेखन का कारक, बौद्धिक विकास का कारक, दाहिना कान का कारक, है ना, कम्युनिकेशन स्किल। आज के जमाने की बात करेंगे तो भैया अभी परेशानी आ गई हमको शुरुआत के 10 मिनट में, तो ये भी कारक तृतीय भाव है, कहीं ना कहीं तीसरा भाव आज सही से काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तृतीय भाव फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, जूम मीटिंग का, हम जो आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, ये भी तीसरा भाव का कनेक्शन है। ठीक है, तो हर तरह की कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ भाव तीसरा होता है। तीसरा अच्छा होता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से अच्छी होती है, लोग आपकी बात समझते हैं, बात मानते हैं, अच्छे से काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन ग्रह उच्च का होता है, यहाँ पर राहु उच्च का होता है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से तीसरे भाव को समझेंगे। सारी माया का मूल में हूँ, जितनी भी माया निकलती है ना, सबका मूल में हूँ, मैं ही अवचेतन मन में हूँ। प्रतिभाव से अवचेतन मन देखा जाता है, आपके मन में फिक्स हो जाता है वो। संचारण प्रसारण भी करता हूँ, लेखन कला भी रखता हूँ, विस्तार अनंत ही मुझी में, मायावी दुनिया दिखाता हूँ, बैठे बिठाए सारे कार्य को अपने दम पर करवाता हूँ। भाव तीन में इतनी ताकत है कि वो बैठे बिठाए दुनिया का कोई भी कार्य करवा सकता है। आज ये देखो नेटवर्किंग की दुनिया है ना, आज नेटवर्क मार्केटिंग देखो, है ना, फेसबुक मार्केटिंग देखो, व्हाट्सएप वाले को देखो, कितना इन लोग का बड़ा नेटवर्क हो गया। कैसे हो गया, तृतीय भाव से। तृतीय भाव का कमाल है कि पूरी दुनिया को इन्होंने कवर कर लिया, तो सारी माया का मूल है। ठीक है, पाराशरी बोलते हैं कि तृतीय से तृतीय पंचम होता है, जो तृतीय भाव से देखते हैं वो पंचम से भी देखा जाता है। ठीक है, तो पंचम के बारे में बात करेंगे आज। चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में भाव 4 से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो चतुर्थ भाव से जीवन में आने वाले, है ना, हमारे समस्त सुख, व्यक्ति क्या सुख से रहता है, घर में शांति से रोटी खाता है ना, पड़ोसी अच्छे हैं, आदि आदि। ठीक है, मतलब लोगों से मिलने वाला सुख, गाय भैंस, जल, शिक्षा, माता का स्वास्थ्य, हृदय, पारिवारिक प्रेम, उदारता, दया, नदी, है ना, गंगा आरती कर रहा है शाम को जाके, भगवान का नाम ले रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, खूब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। तो चतुर्थ भाव को मंदिर भी बोलते हैं, मन का भाव है। भारत में मंदिर होते हैं। भाव 4 में गुरु उच्च का होता है, आपको पता ही है, कर्क राशि में। नहीं पता है तो चतुर्थ भाव मतलब गुरु से प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पे गुरु उच्च का होता है। यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा है गुरु का, बृहस्पति का। छोटी सी कविता के माध्यम से भाव 4 को समझेंगे। भाव 4 क्या है, भक्ति भाव में रहता हूँ, नदियों को पूजने वाला हूँ, वेद पाठ का अध्ययन हेतु गुरुकुल बनाने वाला हूँ। ठीक है, सारे दुखों का कारक हूँ, भूमि, वाहन दिलवाता हूँ, संस्कार का पालन करके हिंदू संस्कृति अपनाता हूँ। समझ में आ रहा है, हिंदू सनातन संस्कृति को अपनाने वाला भाव 4, जिसने भाव 4 को अगर हम बात करेंगे माता का,
आज नवरात्रि हो जाए तो माता की पूजा करते हैं, घर का प्रवेश हो रहा है तो कन्याओं की पूजा करते हैं, है ना, गायों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। भारत को माता बोलते हैं। तो हिंदू सनातन संस्कृति का मूल भाव चार है। ठीक है, भारत से कर्क रेखा निकलता है, तो बड़ा मजा आएगा आपको ज्योतिष पढ़ने में। पंचम भाव से क्या देखते हैं? तो पंचम भाव हर तरह के, है ना, सुख का, संतान सुख का, है ना, बुद्धि का, विद्या का, शेयर का, संगीत का, टैक्स डिपार्टमेंट, अधिकारी वर्ग, राजा का, प्रेम का, शास्त्र ज्ञान, पुराण, गीता, है ना, लॉटरी, बहुत ज्यादा पैसा, अनजान लोगों से संबंध। ठीक है, पंचम भाव सूर्य का होता है। जिस तरह से सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पंचम भाव मजबूत होगा, आपके लोग चक्कर लगाएंगे घर आके कि भैया क्या हो रहा है। ठीक है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से पंचम में क्या क्या होता है देखते हैं। सॉरी। ठीक है, छोटी सी कविता के माध्यम से पंचम में तो पंचम भाव में हम क्या देख सकते हैं? सभी अधिकार मेरे पास, राजा का भी राजा कह दो। ठीक है, रचना सभी मैं ही करता हूँ, मुझे ही तुम भगवान कह दो। जन्म जन्म की बातें मुझसे संतान जन्म का कारक कह दो। अटूट होकर खड़ा रहे वह, पवित्र प्रेम पंचम को कह दो। तो पंचम से संतान, पंचम से जन्म जन्म की बातें, पंचम से भगवान, पंचम से राजा, पंचम से पवित्र प्रेम, लव, फिर सारी बातें पंचम से देखा जाता है। छठे भाव से क्या देखते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए थोड़ा जरूरी है ना। तो छठे भाव से क्या देखते हैं? तो रोग भाव होता है ना। शत्रु देखते हैं, दुख, घाव, रक्तस्राव, है ना, लड़ाई झगड़े, है ना, मुकदमा हो गया, युद्ध हो गए, कब लोन कर्ज चुकेगा, है ना, कब बीमारी जाएगी। तो आदि आदि भाव छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? तो यहाँ पे उच्च का बुध होता है। ठीक है, तो बुध को हमने दिखा रखा है फोटो में। तो दुख दर्द चिंता करता हूँ, बुध बहुत टेंशन लेता है। बुध मतलब बुद्धि, बुध को अगर आप ध्यान लगाओगे तो बुध हमारे शरीर में बुद्धि, और बुद्धि बहुत चिंता करता है। लड़ाई झगड़े में भी आगे हूँ, रोग कर्ज भी बढ़ा देता हूँ, अधिक सोचने वाला हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, हिम्मत रखने वाला हूँ, संकल्प वचन का पक्का हूँ, जो ठाना वो कर लेता हूँ। समझ में आया? तो बच्चे जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं ना, जो मन में आ गया वो कैसे भी करके कर लेते हैं। इसी तरह छठे भाव वाले भी जो ठाना है वो कर लेगा। आपने वो पुष्पा पिक्चर अभी देख रहे होंगे ना, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो जो हार नहीं माने, रार नहीं ठाने, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक गीत है जिसमें व्यक्ति कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। वो सारी चीजें छठे भाव से देखते हैं। ठीक है, सेवंथ हाउस से क्या देखते हैं? सेवंथ हाउस से जन्म कुंडली में आपको पता ही है, पति पत्नी, व्यापार, समस्त काम वासनाएं, इच्छाएं, साझेदारी में कार्य, है ना, प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सामाजिक उन्नति, मेला बाजार, आदि आदि सप्तम भाव से देखता है। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से सप्तम भाव को समझेंगे। हृदय की इच्छा से भरा हुआ, काम वासना का कारक हो, भोग विलास सभी मुझी में, दूसरों के अधीन रह गया हूँ। सप्तम भाव मतलब व्यक्ति दूसरे के अधीन रह गया। शादी कर लिया तो शादी नहीं किया तब तक टेंशन फ्री था कि भैया जा रहा हूँ, किसको बताने की आवश्यकता नहीं है, 4 दिन में आ रहा हूँ पार्टी करके। शादी हो गया तो पहले बताना पड़ता है कि कहाँ थे। सही है नहीं? सही है कि नहीं है? तो दूसरों के अधीन रह गया हूँ, व्यापार यात्रा का भी कारक हूँ, व्यापार यात्रा भी करता हूँ, मेला बाजार का भी कारक हूँ, नित्य कर्म करने वाले को धन दौलत से भरने आया हूँ। तो सप्तम भाव आपके नित्य कर्म करने की क्रियाएं हैं, जो आपको रोजाना करना है। रोज ऑफिस जाना है, रोज खाना बनाना है, जो काम रोजाना हो रहे हैं, एक भी दिन मिस नहीं होता। कभी कभार हो जाए बात अलग है, जो रेगुलर होता है वो सप्तम। इसलिए बोलते हैं कि भैया व्यापारी वर्ग का सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए। इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि उन लोग को रोजाना ग्राहक चाहिए। ठीक है, नौकरी वालों को थोड़ी चाहिए। ठीक है, अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या होता है? तो अष्टम भाव हर तरह के संकट, है ना, स्त्री का सौभाग्य, पति का जीवित रहना। ठीक है, तो पति की उम्र भी यहीं से देखी जाती है। हर तरह के बड़ी बीमारी, गुप्त क्रिया, अंधविश्वास, है ना, मृत्यु आदि का भाव अष्टम भाव होता है। ठीक है, तो अष्टम भाव को पारशरी सबसे बुरा भाव बोलती है। 6 8 12 बुरे होते हैं, अष्टम सबसे बुरा है। ठीक है। तो अष्टम भाव में क्या है? अष्टम भाव में केतु उच्च का होता है। तो काल का भी काल हुआ, है ना, काल का भी काल है। भूमि से भारी हुआ, अंधेरे बहुत घना रहा, कर्ज को बढ़ा रहा। अष्टम भाव कर्ज को बढ़ा देता है ना। भयभीत करने वाला था, दुखों की गहराई था, मायावी शक्ति को जीतकर सिद्धि भी पाने वाला था। अगर व्यक्ति अष्टम भाव को कंट्रोल में कर ले तो हर तरह की सिद्धि पाने वाला है। लेकिन अष्टम भाव आमतौर पे व्यक्ति को खूब दर्द, खूब संघर्ष, खूब परेशान करता है।
कोई भी ग्रह अष्टम में होगा उसके रिजल्ट कभी भी आसानी से नहीं आ सकते हैं। ठीक है। नवम भाव क्या है? तो नवम भाव से क्या देखते हैं? नवम भाव भाग्य का भाव है। धर्म, आध्यात्म, भक्ति, आचार्य, गुरु, देवता पूजा, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा करना, कुंभ मेले में जाना, लंबी यात्रा करना, एलएलबी करना। उच्च शिक्षा का कारक नवम भाव है। त्याग का कारक नवम भाव है ना। ध्यान का कारक नवम भाव है। तो नवम भाव से एक छोटी सी कविता आप सभी के लिए, आपको समझ में आएगा नवम भाव क्या है। चमत्कार कह देना मुझे, भाग्य बोलते ना भैया, भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं नवम भाव साथ नहीं दे रहा। सीधी सी बात है। तो चमत्कार कह देना मुझे, आप भगवान की दीपक लगाते हो, अगरबत्ती लगाते हो, तो इसका भी कारक नवम भाव है कि आपको भगवान से कुछ चाहिए। नवम मतलब कुछ नया चाहिए। ठीक है। योग्य गुरु से मिलाता हूँ, चमत्कार कह देना मुझे, योग्य गुरु से मिलाता हूँ। जिस भी व्यक्ति को योग्य गुरु मिल गया, आप मानकर चलें आपका नवम भाव बहुत अच्छा था, इसलिए आपको जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक मिल गया। बदलाव करना नीति मेरी, धार्मिक बहुत बनाता हूँ, शिक्षा ज्ञान सब मुझी से, भाग्य भी लिख देता हूँ, बड़े कार्य सब मुझसे ही, उच्च पदवी दिलवा देता हूँ। ठीक है ना। तो हर तरह के उच्च पद, हर तरह के प्रमोशन, हर तरह के ट्रांसफर, हर तरह के बदलाव, हर तरह के बड़े कार्य, नए कार्य नवम भाव से ही देखा जाता है। ठीक है। दशम भाव से क्या देखते हैं? तो दशम भाव से, है ना, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नेतृत्व, संगठन, प्रशासन, जय, यश, हुकूमत, गुण, आकाश, स्किल। दशम भाव जन्म कुंडली का सबसे ताकतवर भाव है। अगर ये भाव मजबूत होगा तो फिर सारे भाव मजबूत हो सकते हैं। ठीक है ना। तो दशम भाव हमारे केंद्र का 10th हाउस में आता है, जो मूल भाव है ना, ताकतवर है। इसको अपन करियर का भाव बोलते हैं। जिस भी व्यक्ति का करियर बहुत मजबूत है तो वो बहुत ताकत में रहता है। ठीक है। आकाश जैसा विराट हूं, दशम भाव की बात समझना। कर्म करना है नीति मेरी, मान सम्मान का अधिकारी, देता हूं खूब प्रसिद्धि। ठीक है। दम खम संघर्ष दिखाता हूं, लड़ना एकमात्र मेरी प्रीति। जो व्यक्ति फाइट करना जानता है उस व्यक्ति का करियर है। जो व्यक्ति लड़ना ही नहीं जानता उस व्यक्ति का कोई करियर नहीं है। तो दशम भाव का एक ही प्रेम है कि लड़ना है, संघर्ष करना है, फाइट करना है। कर्म पथ की यह वीर भूमि में जीत जाना, यही है रीति। दशम भाव किसी भी तरह से जीतना। यहाँ पे साम दाम दंड भेद, कभी चाणक्य नीति सुनना, यूट्यूब से अच्छी बताते हैं, है ना। आप चाहे तो किताब पढ़ सकते हो, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भैया आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि भाई पूरे विश्व को, है ना, भारत को पूरे विश्व का गुरु बनाना है ना, या पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को फैलाना है। तो साम दाम दंड भेद जो भी क्रियाएं चलती हो आपको वो अपनाना पड़ेगा। दशम भाव करियर है, आपका कर्म कितना बड़ा है, उसके लिए आपको जो नीति अपनानी पड़े सारी नीति अपनाना है, लक्ष्य की जीत जाना है। ठीक है। तो ये हमारे करियर का भाव होता है, जिसके साथ ये चीजें हैं वो व्यक्ति जीतता है। एकादश भाव, लोग कहते हैं ना हमारे करियर में सफलता नहीं आ रही है, चाणक्य नीति समझना चाहिए कि किस किस तरह से आपको कार्य करना चाहिए। एकादश भाव से क्या देखते हैं? हर तरह की कल्याण के भाव है। ऐश्वर्य, है ना, सिद्धि, बड़ा भाई, अच्छी इनकम, अच्छे दोस्त, बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े नेता लोग। ठीक है। हर तरह के उच्च कैटेगरी रॉयल स्टेटस वाले लोगों का भाव होता है 11th हाउस। आपके 11th हाउस में अगर मान लो शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, तो आपके रॉयल स्टेटस वाले साथी होंगे, दोस्त होंगे, आपके संपर्क होंगे। ठीक है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से इसको समझेंगे। हर तरह की सिद्धि दूंगा, वैभव और ऐश्वर्य भी दूंगा, खूब शिक्षा से भर दूंगा, आमदनी भी मजबूत रखूंगा। ठीक है। सारी इच्छा पूर्ति करूंगा, जो चाहे वह दे दूंगा, मेहनत से 2 गुना दूंगा, कर्म नहीं तो खाली रखूंगा। समझ में आ रहा है? तो एकादश भाव हर तरह का वैभव, ऐश्वर्य, शिक्षा, आमदनी, इच्छा पूर्ति का भाव है। मेहनत करोगे तो उसका 2 गुना रिटर्न देता है अगर एकादश भाव बलवान होता है तो। और मेहनत नहीं करोगे तो फिर खाली रखेगा। तो जिस भी व्यक्ति का एकादश भाव अच्छा होता है उसको अपने मेहनत का डबल फल मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा भाव अच्छा होना चाहिए, ऐसी चीज है। ठीक है। 12th हाउस, 12th हाउस क्या बोलते हैं? व्यय का भाव है, दुख का भाव है, ऋषि पाराशर जी 3 ही बुरे भाव को बोले, जिसमें एक 12th हाउस भी है। पहले के जमाने में विदेश जाने को बुरा कहते थे, आज के जमाने का तो बहुत बढ़िया हो गया, स्टेटस हो गया है कि भैया विदेश यात्रा कितनी करी, बोले 3-4 कर लिए, बहुत अच्छा आदमी हो। ठीक है। आपने कुछ, है ना, अच्छा काम किया। तो अनजान एरिया में जाना, विदेश यात्रा में जाना 12th हाउस का कारक है। 12th हाउस में शुक्र उच्च का होता है और शुक्र की क्वालिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। तो खर्च करना मेरा कार्य है। आदमी खर्च कब करता है? जब किसी को प्यार हो जाता है, गर्लफ्रेंड बन जाती है,
उसके खर्चे 100 रुपए से 500 रुपए हो गए। अगर आपका बेटा बड़ा हो गया है, कॉलेज में आ गया और 100 की जगह 500 रुपये मांगने लग गया, तो भैया है ना, प्रेम प्रसंग में चला गया है। तो खर्च करना मेरा कार्य, विदेश भी पहुंचाता हूँ करके मोह भंग दुनिया का। अब देखो नए नए जो युवा लोग होते हैं बड़े मोह भंग भी घूमते हैं, है ना, बोले दुनिया देख ली, कुछ नहीं बचा, ऐसा वैसा घूमते हैं कि नहीं घूमते, अनुभव करना। आध्यात्मिक भी बनाता हूँ, भौतिक माया से भरा हुआ अनंत खजाने का कारक हूँ, समुद्र जितना विशाल हूं मैं, सबकी प्यास मिटाता हूँ। भाव 12 समुद्र का है। समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, सोमरस निकला था, हाथी घोड़े निकले थे, चंद्रमा निकला था, लक्ष्मी निकली थी ना, तो बहुत सारी चीजें निकली है। तो 12th हाउस बहुत सारी चीजों को बताता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल के साथ बताता है, मंथन करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आप प्रेम में चले जाओगे तो बड़ा मंथन होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जब मंथन होता है तो व्यक्ति या तो इस पार आता है या उस पार आता है। तो 12th हाउस बुरा भी होता है। और ऋषि पाराशर जी अपने भावात्भव सिद्धांत में बोलते हैं कि किसी भी भाव से उतने ही भाव आगे बढ़ो तो उसका रिजल्ट आता है। जैसे कि अपन ने बात किया तृतीय भाव का, तो तृतीय से तृतीय आगे बढ़े तो पंचम भाव, तो पंचम भाव और तृतीय भाव में सेम रिजल्ट आ सकता है। दोनों भाव से हम सेम चीजें देख सकते हैं अगर तृतीय भाव की अनुपस्थिति रहे तो। 12th हाउस का 12th हाउस काउंट करेंगे तो 11th आएगा। हर तरह की इच्छा पूर्ति का भाव भी 12th हाउस होता है, लेकिन ये पहले संघर्ष देगा। एक बार आपने उसको पार कर लिया तो 11th हाउस, तो 11th हाउस के फल दे सकता है, जो कि मैंने सबसे अच्छा बताया था। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? आप मुझे है ना इशारा कर सकते हो, मैं अभी स्क्रीन से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, रिस्क नहीं लेना चाहता। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है ना, आप कमेंट कर सकते हो तो मेरे को दिख जाएगा यहाँ से। अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा बेसिक जानकारी। अब बेसिक के बाद आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी और जानकारी जो मैं आपको साझा करता हूँ। तो ग्रहों की दृष्टियां, हो सकता है आप सभी को पता हो, लेकिन ये मैं ये मानकर चलता हूँ कि शायद एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसको नहीं पता, तो उसके लिए ये बातें हो सकती हैं। और जिन्हें नहीं पता है आप आराम से देख सकते हो, जिन्हें पता है वो भी एक बार आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रहों की दृष्टियां कौन सी होती है? तो सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल की चतुर्दृष्टि होती है, मैंने मंगल को 4 में दिखाया दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद होती है सप्तम दृष्टि, उसके बाद होती है मंगल की अष्टम दृष्टि, 3 दृष्टियां मंगल की होती है। उसके बाद गुरु की पंचम दृष्टि, 5 पे गुरु आ गया, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है। ठीक है, इसी तरह से शनि की भी 3 दृष्टियां होती है, एक थर्ड हाउस पे, एक सेवंथ हाउस पे और एक होता है 10th हाउस पे। तो 3 दृष्टियां शनि की होती है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? दृष्टियों के नियम थोड़े से आप ध्यान रखते हो चले। सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, मंगल की 4 7 8, गुरु की 5 7 9 और शनि का 3 7 10 दृष्टि होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल ग्रह की अतिरिक्त दृष्टियां होती है। एक्सटर्नल प्लेनेट कभी मौका लगेगा साथ में पढ़ने का तो आपको बहुत सारी बातें सिखाना है। लेकिन मंगल गुरु शनि ये वह ग्रह हैं जो सूर्य से मतलब पृथ्वी के आउटर साइड वाली क्लास में है, कक्षा में है। इसको एक्सटर्नल प्लेनेट बोलते हैं। पापी ग्रह की दृष्टि उपचय भाव पर अच्छा रिजल्ट देती है, एक बात ध्यान रखना। पापी ग्रह की दृष्टिया 3 6 10 11 पे अच्छा रिजल्ट देता है। पापी ग्रह 3 6 10 11 में बैठे तो भी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु बहुत अच्छा होता है, ऑल टाइम गुरु अच्छा होता है, शुक्र बहुत बढ़िया होता है, बुध अच्छे के साथ अच्छा है, बुरे के साथ बुरा, चंद्रमा बहुत अच्छा है, पागल हो जाए तो बहुत बुरा है। ठीक है, तो मैंने सीरियल से नंबर लिखा है। पापी ग्रह कौन है? तो केतु सबसे पापी है ना, मार मार काट पे आता है तो बहुत मारता है। मंगल भी पापी है, हाथ पैर उठा देता है। राहु पापी, शनि पापी है। क्रूर ग्रह होता है सूर्य। ठीक है सभी को यहाँ तक समझ में आया? अब ठीक है, अब हम समझने वाले हैं यहाँ से हमारा जो थीम है। ठीक है, कैसे हम कुंडली को प्रिडिक्शन करेंगे। 3 स्टेप वेरिफिकेशन रूल्स, 3 तरह के वेरिफिकेशन रूल्स पे अपन को ध्यान लगाना है। और हाँ, अब यहाँ से स्लो चलूंगा, अभी तक तो आपका बेसिक था। ठीक है, अब 3 स्टेप कौन से होते हैं? तो पहला स्टेप क्या है? यदि किसी भी भाव में 2 या 2 से अधिक पापी ग्रह देखें या बैठे तो नेगेटिव होता है। आप सभी काम कर सकते हो,
हाँ, ये शुरुआत यहीं से हो रहा है, कोई चिंता नहीं लास्ट साइड का। आप सभी अपने मोबाइल से इसका एक फोटो ले लो। अभी जब 3 स्टेप वेरिफिकेशन रूल में आपको कुंडली दूंगा, आप अपनी कुंडली भी देखना चालू करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। हाँ, बृहस्पति पापी और क्रूर ग्रह में अंतर ये होता है कि पापी ग्रह, है ना, अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखता, ठीक है, और कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्रूर ग्रह डराता है। पिताजी चाटा मारते हैं तो आपका मर्डर नहीं कर रहे हैं, दुश्मन चाटा मार रहा है तो आपको बहुत बुरी तरीके से मार सकता है, खून निकाल सकता है। तो पापी और क्रूर ग्रह में ये अंतर है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, है ना, एक दो लोग रिएक्ट करते रहे, मुझे समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो किसी भी भाव में दो या दो से अधिक पापी ग्रह बैठे या फिर देखें तो वो भाव नेगेटिव होता है। अगर कोई शुभ ग्रह भी देख ले तो बुरे भाव में कटौती हो जाती है। सेकंड नियम क्या है? यदि किसी भी भाव में 6, 8, 12 के स्वामी की युति हो तो वह नेगेटिव परिणाम वाला होता है, ठीक है। और तीसरा नियम क्या है? किसी भी भाव से द्वादश भाव में बैठे जाने वाले ग्रह घटना का विरोधी होता है। 2 और 11 में बैठे जाने वाले ग्रह घटना का लाभ करवाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा। अब थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है टफ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। सभी को यहाँ तक समझ में आया तो आप कमेंट में यस कर सकते हो, फिर आगे चालू करते हैं, ठीक है। आप सभी कमेंट कर सकते हो यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है। दीपाली कोहली मैडम, जूम आपको ही करना पड़ेगा, मेरी तरफ से यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है, अपने मोबाइल को जूम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यह एक एग्जाम्पल चार्ट है, ठीक है, स्क्रीन क्लियर है सर, है ना, यह एक एग्जाम्पल चार्ट है। और इस एग्जाम्पल चार्ट में हमें एक एक चीजें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम सभी तैयार हैं? मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ हाथ में, आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। R1 का अर्थ ये है, यहाँ पे जो R1 लिखा हुआ है ना, R1 का अर्थ ये है रूल 1, रूल 2, रूल 3। ये रूल 1 है ना, ये 1, 2 और 3, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि R1 क्या है, ठीक है। अब इस कुंडली में मुझे पहले भाव के बारे में जानकारी निकालना है कि भैया पहला भाव कैसा है। तो पहला भाव कैसा है, अगर इसके लिए मुझे जानकारी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? किसी भी भाव में दो या दो से अधिक पापी ग्रह हो बैठे या देखे तो नेगेटिव होता है। क्या पहले भाव में दो या दो से ज्यादा पापी ग्रह है क्या? तो यहाँ पे आप देखो राहु दिख रहा है, एक तो बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है, और मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अष्टम दृष्टि से यहाँ पर देखेगा। तो पहले भाव में दो पापी ग्रहों का संबंध बन गया, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? क्रॉस। अगर दो पापी ग्रह का संबंध बन गया है तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ये बात समझ में आया, ठीक है। अगर कोई शुभ ग्रह भी देखे या बैठे तो नेगेटिव भाव में कटौती हो जाता है। शुभ ग्रह कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। समझ में नहीं आया क्या? एक बार और समझो। देखो, पहले भाव में, ये है पहला भाव, पहले भाव में कौन बैठा हुआ है? राहु, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ मंगल, मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8वीं दृष्टि से मंगल पहले भाव को देख रहा है। तो पहले भाव को दो पापी ग्रह ने प्रभावित किया, समझ में आ रहा है? दो पापी ग्रह को पहले भाव को प्रभावित किया, एक तो राहु ने प्रभावित किया, दूसरा मंगल ने प्रभावित किया, ठीक है। तो ये क्रॉस आया। इसी तरह से आपको, ठीक है, इसी तरह से आपको सभी भाव के निकाल लेना है। तो दूसरे भाव में दो पापी ग्रह के है क्या? दूसरे भाव में कोई भी नहीं है, दूसरे भाव में तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने राइट लगा दिया। तीसरे भाव में भी कोई नहीं है, ठीक है, तीसरे भाव में भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने राइट लगा दिया। चौथे भाव में चंद्रमा है, पापी ग्रह तो नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने राइट लगा रखा है, ठीक है। पांचवें भाव में कोई भी नहीं है, ना पापी ग्रह है, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर अपन ने पांचवें भाव में राइट लगा रहा है, ये देखो पंचम भाव में राइट दिख रहा है ना, ठीक है। इसी तरह से छठे भाव में दो पापी ग्रह हैं, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस है छठे भाव के आगे। सातवें भाव में एक ही पापी ग्रह है, दो नहीं है, ठीक है। आठवें भाव में गुरु है, नवम भाव में कोई भी नहीं है पापी ग्रह, दसम में भी कोई नहीं है, एकादश में भी कोई नहीं है, और द्वादश भाव में सूर्य बैठा हुआ है, और शनि ने देखा, मंगल ने देखा। समझ में आया? तो यहाँ पर द्वादश भाव भी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वादश भाव नेगेटिव भी है, लेकिन 1.1 क्या बोलता है कि शुभ ग्रह भी बैठे हुए हो तो कटौती होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द्वादश भाव में सिर्फ दो पापी ग्रह नहीं है ना, दो पापी ग्रह ही नहीं देख रहे, जबकि विनस और बुध दो शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से रूल नंबर 2 का ध्यान लगाना है। तो रूल नंबर 2 क्या है? पहले भाव को हमने एक पहली स्टेप से क्लियर किया। रूल नंबर 2 क्या है? किसी भी भाव में 6, 8, 12 भाव के स्वामी की युति होती है तो बुरा बनता है, ठीक है। तो छठे भाव का स्वामी कौन है आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। जिन्हें बेसिक नहीं पता है तो हम बेसिक क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ पे छठे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। आठवें भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। और 12वें का स्वामी कौन है? मंगल है। तो क्या यहाँ पर शुक्र, गुरु और मंगल का युति हुआ क्या? अगर शुक्र, गुरु और मंगल किसी भी तरह से, या दोनों ग्रह, तीनों ग्रह किसी भी तरह से एक भाव में आ जाए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मंगल बैठा हुआ है यहाँ पे, और गुरु बैठा हुआ है यहाँ पे, तो तीनों का युति नहीं बना। युति नहीं बना इसका मतलब ये है कि रूल नंबर 2 यहाँ पर नेगेटिव में नहीं आ रहा है। अब 2.1 क्या है, ठीक है। तो 2.1 क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको और ज्योतिष की जानकारी आवश्यक पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मैं कवर करूंगा। किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने से 6, 8, 12 में प्रबल शत्रु की राशि में होना चाहिए। किसी भी भाव का स्वामी, जैसे अपन लगन की बात करते हैं, ठीक है, तो लगन का स्वामी कौन है? 2 नंबर का लगन हो तो स्वामी कौन बनेगा? स्वामी कौन बनेगा? शुक्र, ठीक है। क्या बोल रहा है? किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने से 6, 8, 12 भाव में प्रबल शत्रु की राशि में हो तो, ठीक है। तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में बैठा हुआ है क्या? तो हाँ भैया 12th हाउस में तो है। क्या ये मेष राशि शुक्र की प्रबल शत्रु राशि होती है? तो ऐसा नहीं है। शुक्र की प्रबल शत्रु राशि होती है गुरु की राशि। शुक्र यदि गुरु की राशि में बैठे, अगर यहाँ धनु राशि में बैठता तो प्रबल शत्रु में आ सकता था, लेकिन मंगल शुक्र का प्रबल शत्रु नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रूल काम नहीं करेगा। रूल तब ही काम करेगा जब 2.1 ध्यान से पढ़े, किसी भी भाव से, है ना, किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव से 6, 8, 12 में हो तो बुरा होता है, लेकिन हर जगह बुरा नहीं होता, प्रबल शत्रु की राशि में बुरा होता है, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे बुध, सेकेंड हाउस का स्वामी बैठा हुआ है 12th हाउस में। क्या अपने से 12th में बैठा हुआ है क्या? तो सेकेंड हाउस का 12th हाउस होगा कौन सा? ये वाला। नहीं बैठा हुआ है, अपने से 11th में बैठा हुआ है, तो ये अच्छा है। ये सभी को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बुध यहाँ पर सही है। इसी तरह से बात करेंगे यहाँ पे 3 नंबर में कर्क राशि है, ठीक है। तो कर्क राशि में, कर्क राशि का मालिक कौन है? गुरु है, ठीक है। अपने से 6, 8, 12 में होना चाहिए गुरु, तो गुरु यहाँ पे होना चाहिए। अपने से 6 कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। या फिर 7, 8 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 6, 8, 12 ये होता है, लेकिन प्रबल शत्रु की राशि में होना चाहिए। गुरु तो यहाँ पे धनु राशि में है, तो स्वयं की राशि में है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ज्यादा टफ हो रहा है ना, तो इसको अलग तरह से ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? अगर आपको ग्रह के शत्रु मित्र पता है तो आप सीधा ले सकते हो कि पहले तो ये देखो कि कौन सा ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है स्वयं की राशि में, ठीक है। गुरु बैठा हुआ है स्वयं की राशि में, मतलब दिक्कत नहीं आएगा। चंद्रमा बैठा हुआ मित्र राशि में, दिक्कत नहीं आएगा, है ना। सूर्य स्वयं की राशि में है। बुध, हाँ ये बुध यहाँ पे मेष राशि में है। बुध मंगल प्रबल शत्रु होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ में आपको इस तरह से आसानी रहेगा,
बुध यहाँ पर मेष राशि में है, और बुध और मंगल प्रबल दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पंचम भाव पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, पंचम भाव की पोटेंशियल की हानि करेगा। क्या नियम है, किसी भी भाव से अपने भाव से 6 8 12 में, तो पंचम से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पंचमेश अपने से अष्टम में जाकर बैठा हुआ है, और पंचमेश अपने से अष्टम में जाकर बैठा हुआ है तो बुरा नहीं है, लेकिन प्रबल शत्रु की राशि में जाकर बैठा हुआ है, इसलिए बुरा है। किसके भाव के लिए बुरा है? पंचम भाव के लिए बुरा है। जबकि द्वितीय भाव के लिए बुरा नहीं है, द्वितीय भाव से तो 11th में बैठा हुआ है, वहां दिक्कत नहीं है। पंचम भाव के लिए बुध के जो भी फल आएंगे वो बहुत बढ़िया नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमने पाया, ठीक है, यहाँ पर हमको दिख भी रहा है कि पंचम भाव को लेकर अपन ने यहाँ पे नेगेटिव ले रखा है, बाकी सारे भाव में पॉजिटिव है। यहां तक समझ में आ रहा है? तीसरा नियम क्या बोलता है, किसी भी भाव से दूसरा और एकादश भाव में अगर बैठे जाने वाले ग्रह होते हैं तो उस ग्रह को थोड़ा सा वृद्धि करता है। लगन का फायदा कौन करेगा? अगर आपको बहुत गहराई से बात समझना हो कि प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है ये। प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है, या कोई भी ग्रह है, प्रथम भाव का काम यहाँ पे कौन कौन कर रहा है? तो प्रथम भाव का काम यहाँ पे दो जगह बैठे जाने वाले ग्रह कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो तो प्रथम भाव का कार्य करता है, कोई ग्रह 11th हाउस में बैठा हुआ हो तो प्रथम भाव का कार्य करता है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भैया कोई भी ग्रह सेकंड हाउस में नहीं है, कोई भी ग्रह 11th हाउस में नहीं है, तो लगन के लिए जो आसानी से काम हो जाए, तो 2 और 11 आसानी से कार्य करने वाले लोग होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं धन और इनकम। ठीक है, तो धन और इनकम के भाव होते हैं, तो आसानी से व्यक्ति का आमदनी बढ़ा देता है। तो लगन को सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन लगन को विरोध मिल रहा है। लगन को आप देखो, यहाँ पे लगन के जो 12th हाउस में है, तो 3 ग्रह हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं प्रथम भाव से जो भी चीजें देखी जाती है, शुक्र, है ना, शुक्र, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह ये बोल रहे हैं कि हम तीनों पहले भाव का विरोध करेंगे। पहले भाव से जो भी चीजें देखते हैं, अब चाहे स्वास्थ्य हो जाए, हेल्थ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस चीज का विरोध करेंगे। ठीक है, तो 3 ग्रह यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं रूल 3 में मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, क्योंकि 3 ग्रह विरोध कर रहे हैं। सेकेंड हाउस का मदद कौन कर रहा है? तो सेकेंड हाउस का मदद कौन करेगा? अगर उसके आगे वाले घर में कोई हो, ठीक है, और इधर से कोई हो, ठीक है, तो इधर से 3 ग्रह है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट आना चाहिए। सेकेंड हाउस का मदद कर रहा है, ठीक है, लेकिन राहु विरोध कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, राहु यहाँ पे थोड़ा सा विरोध में है। ठीक है, इसी तरह से ठीक है, इसी तरह से बात करेंगे तीसरे भाव का मददगार ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो तीसरे भाव का मददगार ग्रह है यहाँ पे राहु। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि राहु से तीसरे भाव से 11th में है ना राहु, तो तीसरे भाव का लाभ भाव हो गया, तीसरे भाव का लाभ भाव। ठीक है, तो जो लगन में बैठेगा वो तीसरे भाव का मदद करता है। तो इसी तरह से हमको ये समझना है कि कौन से ग्रह यहाँ पे फेवरेबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हम बात करेंगे चौथे भाव का, तो चौथे भाव को लेकर कौन से ग्रह फेवरेबल हैं? ठीक है, तो कोई भी ग्रह विरोध नहीं कर रहा चौथा भाव में। जस्ट 4th हाउस के जस्ट पीछे वाला भाव होता है 12th हाउस, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए चौथे भाव से देखे जाने वाली चीजों का आमतौर पे कोई विरोधी नहीं आया। आप इसको दो पहलुओं पे ले सकते हो, क्या इस घटना का कोई विरोधी है? अब मालूम हो कि पंचम भाव, पंचम भाव से क्या देखते हैं? शिक्षा, संतान, है ना, व्यक्ति का प्रेम आदि। तो क्या इसका विरोधी है? तो हाँ, इसका विरोधी है चंद्रमा। चंद्रमा पंचम भाव से देखे जाने वाली घटनाओं का विरोध करेगा। ठीक है, इस तरह से अपन बात करेंगे कि क्या छठे भाव का कोई विरोधी है? तो छठे भाव का कोई भी विरोधी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई भी नहीं है। लेकिन क्या सातवें भाव का कोई विरोधी है?
ठीक है, ये आ गया सातवां भाव। क्या इसका कोई विरोधी है? तो हाँ, शनि और मंगल ये दोनों ये बोल रहे हैं कि भैया हम विवाह का विरोध करेंगे, हम व्यापार का विरोध करेंगे, हम आपकी काम इच्छा का विरोध करेंगे, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति में बाधा डालने का कार्य हम दोनों करेंगे। ठीक है, सप्तम भाव काम वासना काम इच्छा होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अष्टम भाव का विरोध कौन कर रहा है। तो अष्टम का विरोध कर रहा है यहाँ पे केतु। ठीक है, अष्टम का विरोध कर रहा है केतु। ठीक है, नवम का विरोध कौन कर रहा है? मान लीजिए नवम भाव की बात कर रहे हैं, तो नवम भाव का विरोध करेगा गुरु। अगर ये व्यक्ति जब भी शिक्षा लेने जाए, उच्च शिक्षा लेने जाए, ज्ञान लेने जाए, तो गुरु ही उसका विरोध कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि नवम से ट्वेल्थ बैठा हुआ है, तो गुरु उसका विरोध करने आया है। आसानी से नहीं देगा, स्ट्रगल के साथ अब चीजों को देगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये चीजें समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा सा आप सभी को माइक, हाँ। गुरुजी आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा। गुरुजी नो साउंड। गुरुजी आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा। हाँ, ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अब आप सभी एस्ट्रोलॉजर हैं, कुंडली खोल लिया, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा भाव बलवान है। हाँ, थोड़ा सा नियम पे बात कर रहा था मैं, कि जो पाराशरी से जुड़े हुए बहुत मजा आ गया होगा लोगों को। दो या दो से अधिक पापी ग्रह बैठे या देखें, ये एक्चुअल में नियम भृगुनंदी नाड़ी का है। ये नियम कहाँ का है? बीएनएन का है। ठीक है, तो ये पहला नियम मैंने बीएनएन से लिया है। ठीक है, .1.1 भी बीएनएन का ही है। दूसरा जो नियम है, यदि किसी भी भाव में 6 8 12 के स्वामी की युति हो जाती है, ये नियम पाराशरी का है। किसका है? पाराशरी का, वैदिक का, जिसको अपन वैदिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2.1 में जो बात लिखा है, ये पाराशरी का मूल नियम है कि किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने से ट्वेल्थ हो जाए तो वो विरोध करता है, तो ये भी पाराशरी का है। इसके अलावा जो तीसरा नियम लिया था, ये भी पाराशरी का नियम है। ठीक है, क्योंकि पाराशरी का हम खंडन नहीं करते हैं किसी भी तरह से, तो आज तीनों ही नियम को लेकर पाराशरी को ही बेस मानकर बहुत सारी बातें क्लियर किया है। तो तीसरा नियम जो बोल रहा था कि किसी भी भाव से द्वादश भाव में बैठे जाने वाले ग्रह विरोध करते हैं, ये भी पाराशरी का नियम है। किसी भी भाव से 11th हाउस उसका फायदा करता है। अगर हम बात करेंगे धन का, तो धन का फायदा ये 3 ग्रह करने वाले हैं। सेकेंड हाउस से 11th हाउस होता है 12th हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को धन कमाने का मौका देगा। 12th हाउस में बैठे जाने वाले ग्रह व्यक्ति को धन कमाने का मौका देते हैं। इसको एक नियम के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात अपन ने पाराशरी के नियमों के अकॉर्डिंग ही किया है। अब बात यह है कि कुंडली खोलते से ही हम किस तरह से प्रिडिक्शन करें, तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो इस पोटेंशियल में पहला पोटेंशियल जिसमें हमने देखा, तो यहाँ पे हमने ग्रहों की प्लेसमेंट और ग्रहों की दृष्टि को पूरा कवर कर लिया। ठीक है, दूसरे में हमने कोई बुरा भाव का स्वामी तो नहीं बैठ गया, और ग्रह किसी गलत जगह जाकर बुरी राशि में तो नहीं बैठ गया, उसको पूरा कवर कर लिया। ठीक है, और तीसरे नियम में हमने ग्रह के आसपास वाले ग्रह भी कनेक्ट कर लिए, जो कि भृगुनंदी नाड़ी का नियम होता है कि आसपास वाले ग्रह को देख लो। तो लगभग लगभग एक छोटे से 3 नियमों में मैंने वैदिक का और भृगुनंदी नाड़ी का पूरा सार ले लिया है। हाँ, आज केपी मिसिंग है,
केपी इसमें कवर नहीं किया जा सकता था, लेकिन वैदिक और भृगुनंदिनी नाड़ी का लगभग पूरा घोल यहाँ पे कवर हो गया है, जिससे हम डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब पहले भाव का पोटेंशियल हमको पता चला कि भाई, अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा कि कौन से जो भाव है सबसे ज्यादा राइट मार्कों को दिए हैं। तो तृतीय भाव, 4th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, चार चार भाव जो हैं पूरी तरह से राइट मार्क दिए हैं। आप क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो कि तृतीय भाव से देखे जाने वाले तथ्यों को लेकर इस व्यक्ति का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, 4th हाउस से देखे जाने वाले का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, दशम भाव से देखे जाने वाले जो भी चीजें होती है उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, 11th हाउस से देखे जाने वाली जो भी चीजें हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अरे भैया, हम कुंडली खोले हैं और कुंडली खोलते से ही हमें इतना पता चल जाए कि कौन से भाव के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो क्या प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं ना। तो पहली स्थिति में पता चल रहा है कि ये जो चार भाव हैं इनों के रिजल्ट बहुत, है ना, ये जो चार भाव हैं इनों के रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। किसी ने कहा कि सर द्वितीय भाव के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट। ठीक है ना, ये 3 ग्रह सपोर्ट कर रहा है द्वितीय हाउस को, क्योंकि उससे 11th तो बना हुआ है। लेकिन भैया ये राहु विरोध भी तो कर रहा है, किसी भी भाव से भाव 12 में बैठे जाने वाला ग्रह विरोध प्रदर्शन करता है, तो राहु विरोध भी कर रहा है, इसलिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब बात है हमारी प्रिडिक्शन का, क्योंकि हमारा टॉपिक था कि हम 2 मिनट के अंदर कैसे प्रिडिक्शन करें। तो यहाँ पर हमको एक बात पता चल गया कि तीसरे भाव का रिजल्ट अच्छा है, चौथे का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, दशम का बढ़िया है और एकादश का बढ़िया है। ठीक है, द्वादश भाव का बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि शनि और मंगल 2 पापी दृष्टि तो देख ही रहा है ना लगातार। तो पहला नियम ध्यान रखो, 2 या 2 से अधिक पापी ग्रह की दृष्टि बैठे या देखे तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये 4 ग्रह तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा, मैं स्वयं से करूंगा, आप सभी को इसको उत्तर समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल प्रश्न आ गया कि भैया वित्तीय स्थिति कैसा रहेगा इस व्यक्ति का, फाइनेंशियल या वित्तीय स्थिति कैसा रहेगा, तो कहां से देखेंगे हम? स्वाभाविक सी बात है कि भैया जब भी बात आएगी पैसे की तो सेकंड हाउस से देखते हैं, सेकंड हाउस से देखते हैं ना। तो द्वितीय भाव से हम व्यक्ति का फाइनेंशियल स्थिति, वित्तीय स्थिति देखते हैं। तो सेकंड हाउस में हमें 2 तो वेरीफाई कर रहे हैं, तीसरा विरोध कर रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है। लेकिन क्या इसका प्रॉपर रिजल्ट आ गया? तो नहीं। प्रॉपर रिजल्ट के लिए आपको एक और स्टेप पे आगे बढ़ना पड़ेगा, और वह है भृगुनंदी नाड़ी का नियम, कारक तत्वास। मैं आपको शुरुआत की क्लास में एक चीज बोला था कि अगर आपको ग्रह के कारक तत्व पे, भाव के कारक तत्व पे और राशि के कारक तत्व पे अच्छी पकड़ है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है, आप चाहे तो चर्चा वाले इसमें चैट में लिख सकते हो। ठीक है, फाइनेंस का कारक कौन है, धन का कारक ग्रह कौन है? ठीक है, इसलिए मैंने ओपिनियन पोल भी करवाया था। ठीक है, और ओपिनियन पोल में बताया भी था कि किस तरह से कारक तत्व पकड़ होना चाहिए। ध्यान रहे, चंद्रमा वित्त व्यवस्था का कारक है। सॉरी, चंद्रमा हमारे केश, है ना, मैंने एक उसमें लिखा था कैश फ्लो का कारक कौन है, उसमें गलती से क्रेश कंच लिखा गया था। कैश फ्लो का कारक ग्रह कौन है? तो कैश फ्लो, जितने भी आपकी जेब में पैसे हैं, आपकी बैंक में पैसे हैं, उसका कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा। शनि नहीं है, गुरु नहीं है, चंद्रमा आपके जेब में रोकड़ प्रवाह, पैसा कितने रुपए अकाउंट में है, तो वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा फाइनेंस का कारक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पाराशरी ही बोल रहे हैं, ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि भैया सेकेंड हाउस में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? तो सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है। ठीक है, तो पाराशरी बोलती है, मैं नहीं बोलता। ठीक है, तो चंद्रमा हमारे लिए धन का कारक है। अच्छा भैया, चंद्रमा के अलावा दूसरा कारक ग्रह कौन है? तो पाराशरी फिर बोलती है कि काल पुरुष कुंडली से छठे भाव में उच्च का होता है बुध। ठीक है, तो चंद्रमा
और बुध ये हमारे धन के कारक हैं। चंद्रमा धन का कारक है, इसलिए हम भारत के लोग चंद्रमा की पूजा करते। पैसा सभी को चाहिए, भारतीय संस्कृति पैसे का पूजा करता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक है, नहीं, भारत बहुत पैसे का पूजा करने वाला देश है। ठीक है, बुध किसी भी तरह का वित्तीय स्थिति, किसी भी तरह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय मैनेजमेंट कह सकते हो, वित्त का मैनेजमेंट करना बुध बताता है, और धन का आगमन चंद्रमा बताता है। ठीक है, तो कारक तत्व पकड़ होना चाहिए। अगर मान लो आपको कारक तत्व नहीं पता है तो आप गुरु और शुक्र को लेकर प्रिडिक्शन करना चालू कर दोगे, वो सही नहीं है। गुरु और शुक्र धन का कारक डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? चंद्रमा और बुध हमारे लिए धन का कारक है। अब प्रिडिक्शन कैसे करना है? पहली बात तो समझ में आ गया कि हाँ भैया, दो भाव दो का स्थिति इतना बुरा नहीं है, चल सकता है। एक ही तो क्रॉस आया है, दो तो सही है, दो क्रॉस आ जाए तो बेकार स्थिति कह सकते थे। तो चंद्रमा की प्रिडिक्शन करना है। अब चंद्रमा की प्रिडिक्शन करने के मैं आपको डायरेक्ट सूत्र बताऊंगा, आपको कोई चीज को नहीं लगाना है, किसी चार्ट को नहीं लगाना है। सबसे पहले देखें, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें चंद्रमा को। ठीक है, ये चंद्रमा है। ठीक है, क्या चंद्रमा को कोई पापी ग्रह देख रहा है? फटाफट बताइए चैट में, क्या चंद्रमा को कोई पापी ग्रह देख रहा है क्या? मंगल, शनि, सूर्य किसने देखा? नहीं देखा। ठीक है, क्या चंद्रमा के आसपास कोई पापी ग्रह है? आसपास ये वाले इधर कोई पापी ग्रह है? तो चंद्रमा के आसपास कुछ भी पापी ग्रह नहीं है। ठीक है, क्या चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह देख रहा है? तो हाँ, चंद्रमा को गुरु देख रहा है अपनी नवम दृष्टि से। ये बात समझ में आया? तो पहली स्थिति में एक बात बहुत अच्छे से समझ में आया कि इस व्यक्ति के हाथ में जो पैसा आएगा, मैं अभी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि इस व्यक्ति के जो हाथ में पैसा आएगा, नगद पेमेंट, कैश फ्लो, उसके पर्स में, उसके बैंक में, उसके अकाउंट में, है ना, गूगल पे, फोन पे पैसा रहता है, पेटीएम पे पैसा रहता है, तो उत्तर क्या आएगा? यस। आप जब बोलोगे, समझ में आया? ऐसे बहुत करोड़पति लोग होते हैं, बहुत करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन जब बोलो तब पेमेंट तैयार नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, लेकिन जब बोलो तब पेमेंट तैयार है। समझ में आ रहा है ये बात? तो जब बोलो तब आपको पेमेंट इस व्यक्ति से मिल जाएगा। ये बात समझ में आया? आप चेट में लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां से चंद्रमा को लेकर हमारी बात हुई है कैश फ्लो का। अब हम बात करेंगे बुध का। क्या व्यक्ति का वित्तीय स्थिति भी इतना ही मजबूत है? वित्तीय स्थिति, ये तो बात हो गया भैया, आपके अकाउंट में जब लोगों से आपको जितना खर्च का लिए पैसा जाएगा मिल जाएगा। क्या वित्तीय स्थिति इतना मजबूत है कि आपके अकाउंट में 50 लाख, 1 करोड़ रुपए पड़ा है? तो इसको देखने के लिए हम बात करेंगे बुध का, वित्तीय मैनेजमेंट। ठीक है, बुध का बात करेंगे। क्या बुध के आसपास शुभ ग्रह है? तो हम देख सकते हैं शुक्र बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है ना, सूर्य को पापी नहीं बोलते हैं, गुरु भी देख रहा है। ठीक है, तो बुध के आसपास शुभ ग्रह हैं, लेकिन एक परेशानी ये है कि ये शनि और मंगल जब तक देखते रहेंगे बुध को, तो व्यक्ति पैसा बचा लेता है, कोई व्यक्ति आता है पैसा खत्म कर देता है, कुछ ऐसा होता है, व्यक्ति का पैसा खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि जितना मजबूत चंद्रमा है ना, उतना मजबूत बुध नहीं है। ऐसा नहीं कि बुध कमजोर है, लेकिन बुध मजबूत नहीं है चंद्रमा के जितना। तो हम ये बोल सकते हैं कि वित्तीय जो मैनेजमेंट है, यह व्यक्ति का बहुत अच्छा नहीं होगा, या अच्छा होगा तो इसको प्रॉपर साथ नहीं मिला होगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। समझ में आया? सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा अपन ने रिजल्ट देखा है ना। आप कुंडली प्रेडिक्शन करो, 2 मिनट के अंदर उत्तर मिल सकता है। 4th हाउस का देख लो। चलो 4th हाउस की बात करेंगे। 4th हाउस से क्या देखते हैं? घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला। ठीक है, ये देखते हैं ना, माता का सुख, शिक्षा, गुरुकुल बनाने की बात कर रहे थे वहां पे, ठीक है, कविता में। तो 4th हाउस शिक्षा का कारक है, स्कूल का कारक है, माता का कारक है ना, नदी वाले क्षेत्र में घूमने का कारक है ना, पानी का कारक है, गाय को पालने का कारक है। 4th हाउस में तीनों ही राइट आए, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि भैया 4th हाउस से जो भी चीजें मिलती है तो सारा अच्छा मिलेगा? ऐसा नहीं। अब आपको और भी गहराई से बात करने के लिए जाना पड़ेगा कारक तत्व पे। हाँ, ये बात क्लियर हो गया कि व्यक्ति का 4th हाउस अच्छा है। 4th हाउस किन चीजों का होता है?
माता का, भूमि का, परिवार का, ठीक है। तो व्यक्ति को माता से लगाव हो सकता है, परिवार से लगाव हो सकता है, अच्छा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। हर तरह के शौक पूरे हो जाएंगे, घर में हर तरह की चीजें आ जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब प्रश्न आ जाए, क्या मकान बन जाएगा आसानी से? ठीक है। तो मकान निर्माण का कारक कौन है? शनि। कौन है? भूमि का बात करेंगे तो मंगल आएगा, और मकान निर्माण का बात करेंगे तो शनि आएगा। मंगल मंगल के आसपास मेरे को दो पापी ग्रह दिख रहे हैं, शनि दिख रहा है, केतु दिख रहा है। आपको दिख रहा है? भाई मंगल के आसपास दो पापी ग्रह दिख रहा है, इसका मतलब है ना, और शनि के आसपास भी दो पापी ग्रह दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भूमि को लेकर या मकान बनाने को लेकर स्थितियां इतना मजबूत नहीं रहेगा। सपोर्टिव प्लेनेट यहां पर नहीं है। ये बात समझ में आया? ठीक है। तो आपको रिजल्ट तुरंत मिलेंगे कारक ग्रह को देखते हुए, ठीक है। आप हर चीज का रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे कि क्या इस चार्ट में संतान का सुख है, अगर संतान के सुख की बात करेंगे तो हमको ये तो पता है कि भैया ये जो इसका बुध जो बैठा हुआ है ये इससे अष्टम है, तो ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अपन ने यहाँ देख ही लिया था, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस व्यक्ति को संतान से सुख है? संतान से सुख का कारक कौन है, क्या आप जानते हो? संतान सुख का कारक कौन है? कौन है? ठीक है। तो ध्यान देना, कारक तत्वों की ही बहुत बड़ी महिमा है क्लास में, ठीक है। तो संतान का कारक ग्रह होता है, संतान जन्म का कारक ग्रह होता है मंगल फीमेल के चार्ट में, शुक्र मेल के चार्ट में। लेकिन मैंने पूछा संतान का सुख का कारक कौन है, तो संतान सुख देगा गुरु। संतान आपका हो गया है, क्या संतान से सुख मिलेगा, तो उसका कारक होगा गुरु। गुरु को देखो, क्या गुरु के आसपास पापी ग्रह है? तो अब ये एक साइड तो पापी ग्रह है, ठीक है। क्या गुरु को कोई पापी ग्रह देख रहा है? शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, मतलब गुरु दो पापी ग्रहों से पीड़ित है। क्या संतान से सुख मिलेगा? इतना आसान नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह से आप बात करोगे, क्या व्यक्ति का संतान हो जाएगा? ये फीमेल का चार्ट है, तो फीमेल के चार्ट में हम मंगल लेते हैं। संतान आसानी से होना मतलब मंगल अच्छा होना चाहिए, तो मंगल यहाँ पर शनि और केतु के बीच में है। पापकत्री बोलते हैं ना भृगुनंदी नाड़ी में, तो शनि और केतु के बीच में है, ठीक है। तो संतान जन्म आसानी से नहीं होगा, संतान जन्म हो भी जाए तो संतान सुख भी आसानी से नहीं है। तो संतान को लेकर जो पोटेंशियल था, दूसरा पंचमेश अपने से अष्टम में है, तो ये भी वेरीफाई नहीं करता। तो आपको यहाँ पे संतान को लेकर बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन यही बात पूछ ले, पंचम भाव से आप विद्या भी देखते हो, ज्योतिष की शिक्षा भी देखते हो, गुण भी देखते हो, क्या व्यक्ति का ज्योतिष की शिक्षा का, गुण का, स्किल का योग है? तो उसके लिए कारक ग्रह कौन है? गुरु। और वहां पर ऐसे स्थिति में गुरु पर शनि की दृष्टि अच्छा है। जब भी बात ज्ञान की आती है, धर्म की आती है, गुण की आती है, तो गुरु शनि को देखे, शनि गुरु को देखे, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो कारक तत्वों को कौन सा कार्य किस तरह से कर रहे हो, तो ये समझ में आपको आना बहुत जरूरी है। ये चीजें क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। हाँ, सर शनि गुरु आपस में कहाँ देख रहे हैं एक दूसरे को? सर शनि गुरु कहाँ देख रहे हैं आपस में? मैं शनि गुरु आपस में देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शनि और गुरु आपस में देखते हैं तो शिक्षा के लिए अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर शनि गुरु को देख रहा है ना, शनि देख रहा है ना गुरु को, समझ में आ रहा है? तीसरी दृष्टि से, थर्ड, हाँ, तीसरी देखो दृष्टि से। शनि शनि अगर गुरु को देखता है तो गुरु के कौन से कारक तत्वों में इजाफा करेगा, इस बात को लेकर ध्यान देना। अगर हम बात करेंगे शिक्षा का, तो शिक्षा में इजाफा कर सकता है, व्यक्ति को डीप रिसर्चर बना सकता है, शनि और गुरु की कॉम्बिनेशन डीप रिसर्चर बनाता है। लेकिन बात करेंगे संतान सुख का, जब बात करेंगे सुख के विषय की, तो शनि दुख का कारक है, शनि डीप रिसर्च का भी कारक है और शनि दुख का भी कारक है। तो ऐसे में शनि
संतान सुख को लेकर दुख देगा, लेकिन ज्ञान को लेकर अच्छा कर सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान लगाना है। ठीक है, लोन कर्ज कैसे उतरेगा, मान लो ये प्रश्न आ जाए कि भैया लोन कर्ज कब उतरेगा या कैसे उतरेगा। मान लो यही चार्ट है, आपको मैं बिना दशा से प्रिडिक्शन करना सिखा रहा हूँ, है ना, दशा बाद में ले लेना, लेकिन आपको पहले योग तो समझ में आ जाए। लोन कर्ज का भाव कौन सा होता है, आप बता सकते हो कोई मुझे? सिक्स्थ। छठा भाव होता है, छठा भाव। छठा भाव होता है, ये छठा भाव लोन कर्ज का है। लोन कर्ज से मुक्ति का भाव होता है पंचम। लोन कर्ज से मुक्ति का भाव होता है पंचम। पंचम हाउस। किसी भी भाव से भाव 12 उसका हानि करता है, तो लोन कर्ज का हानि कौन करेगा, मुक्त कौन करेगा, पंचम भाव करेगा। अब ध्यान देवें, पंचम भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं? पंचम भाव को कौन से ग्रह देख रहे हैं? तो कोई भी नहीं देख रहा। ठीक है, पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है? तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो पंचमेश कौन है? पंचमेश कौन है? बुध। बुध। ठीक है, ये बुध ग्रह की अंतर्दशा, ठीक है, व्यक्ति को लोन कर्ज की मुक्ति की राह बताएगी। इसके अलावा कोई भी ग्रह अगर बुध के नक्षत्र में बैठता है, वह ग्रह भी कर्ज से मुक्ति देने का अधिकारी है। ठीक है, तो ऐसे चार्ट में कोई भी ग्रह बुध के नक्षत्र में बैठेगा तो वह भी पंचम भाव के स्वामी के नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठता है वह भी लोन कर्ज से मुक्ति देगा। उसकी दशा में भी कोई नहीं देगा तो बुध तो देगा ही देगा। तो यहाँ पे बुध आ रहा है। एक और मेरे अनुभव में अधिकतर केस में ही आया कि किसी भी तरह के छुटकारे का कारक, किसी भी तरह के कोर्ट केस के समाप्ति होना, लोन कर्ज की समाप्ति होना बहुत बढ़ गए। तो अधिकतर जब भी केतु की अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी तो लोन कर्ज केस जितने भी कानून से बनने वाले जो टेंशन है, छुटकारे हैं, केतु की अंतर्दशा में छुटकारा मिल जाता है। समझ में आ रहा है? राहु की 5वीं दृष्टि काउंट नहीं करेंगे, राहु और केतु की दृष्टि हम काउंट ही नहीं कर रहे कहीं से तक। ठीक है, समझ में आया बात? तो यहाँ पर जो ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करेगा, या तो दृष्टि से या बैठा हुआ हो, ठीक है, कोई भी नहीं हो, तो पंचमेश व्यक्ति के लोन कर्ज का मुक्ति का सहायक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? पंचम भाव पर अगर किसी ग्रह की दृष्टि होती तो क्या उस ग्रह के दशा में भी लोन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है? हाँ, उस ग्रह की दशा में, हाँ उस ग्रह की दशा में भी व्यक्ति का लोन से मुक्त होना संभावित है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पंचम भाव किसी भी तरह से छठे भाव का हानि करता है। लोन कर्ज शत्रु का हानि करने वाला भाव है। ठीक है सर, अगर 5th हाउस में केतु हो तो? केतु की दशा जब भी आएगी आपके लोन कर चुकेंगे। सर, क्या तृतीय की दशा में पुत्र प्राप्त हो सकता है? क्या बोल रहे हैं? यदि पंचमेश छठे में पहुंच जाए तो? देखो, ये बच्चे के पीछे आवाज आ रही है, माइक म्यूट रखेंगे। ठीक है, पंचमेश छठे भाव में पहुंचे, है ना, तो अभी वही तो नियम बताया था मैं आपको। माइक म्यूट रखें प्लीज। ठीक है, पंचमेश छठे भाव में पहुंचेगा तो किसका वृद्धि होगा सर? पंचम भाव का वृद्धि होगा। समझ में आ रहा है ना? पंचम भाव का वृद्धि होता है। ठीक है, तो पंचम भाव का जब भी वृद्धि होगा, पंचम भाव का जब भी वृद्धि होगा तो छठे भाव से 12th है ना, तो जब भी पंचम भाव आपकी कुंडली में मजबूत है या ज्यादा वृद्धि करता है तो छठे भाव की हानि अपने आप हो जाती है। इस बात को समझे आप? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपने आप छठे भाव का हानि हो जाएगा। आप देखो अधिकतर लोन कहाँ मिलते हैं, इसको और अलग तरह से लो। अधिकतर लोन कौन लेते हैं? तो अधिकतर लोन लेने वाले लोग हैं बिजनेसमैन। संतान वाला जो आपने एग्जांपल दिया वो क्लियर नहीं हो सका सर। करते हैं सर, करते हैं। ठीक है, अधिकतर लोन कौन लेते हैं? बिजनेसमैन लेते हैं। तो छठा भाव लोन का, सप्तम भाव बढ़ाने का। समझ में आ रहा है? बिजनेसमैन अधिकतर लोन लेता है। आप देखना, जितने बिजनेसमैन होंगे वो लोन बहुत अच्छी तरह से फटाफट लेता है। ठीक है,
संतान को लेकर एक बात ध्यान रखें, कुछ कुछ नियम आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। पहली चीज तो ये है कि कारक ग्रह, अगर महिला का चार्ट है तो मंगल कारक है, अगर पुरुष का चार्ट है तो शुक्र कारक है। ये बात समझ में आया? ठीक है। अब ये चार्ट महिला का है तो मंगल के आसपास दो पापी ग्रह दिख रहे हैं आपको, एक तरफ शनि है एक तरफ केतु है। तो क्या मंगल का स्थिति अच्छा है? जब भी दो या दो से ज्यादा पापी ग्रह किसी भी ग्रह को परेशान करते हैं, उस ग्रह से देखे जाने वाली चीजों में हमेशा परेशानी आएगा, हमेशा कटान आएगा। समझ में आया? तो यह स्थिति संतान को लेकर, इस चार्ट को लेकर जो अपन बोलते हैं ना योग है, योग नहीं है, योग मजबूत नहीं है। समझ में आ रहा है? संतान होगा तो बहुत मुश्किल से होगा, ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा बताया था संतान सुख को लेकर बात बताया था। तो संतान सुख चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका संतान है 20 साल का हो गया 25 साल का हो गया, क्या उससे आपको अब सुख मिलेगा? क्या संतान आपको कमाई करके देगा? क्या संतान आपको अच्छा रखेगा? इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में क्या मजबूत होना चाहिए? गुरु। समझ में आ रहा है? तो गुरु मजबूत होगा। गुरु का मजबूत होने का नियम क्या है? तो नियम बहुत कॉमन है, गुरु के आसपास पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। गुरु के आसपास एक केतु है, थोड़ा सा डिटेच करता है। ठीक है। दूसरा, शनि तीसरी दृष्टि से गुरु को देखता है, तो दो पापी ग्रह का संबंध गुरु से फिर बना। ठीक है। इसका मतलब ये है कि संतान सुख में कमी होगा। अगर यही गुरु के आसपास दो शुभ ग्रह का प्रभाव होता तो उस व्यक्ति को संतान से फायदा मिलता। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रही चीजें? तो इस तरह से हम कर्ज चीजों को, कर्ज की क्लियर नहीं हुई सर। पंचमे छठे में जाएगा तो कर्ज खत्म होगा या बढ़ेगा? कर्ज खत्म होना चाहिए ना सर। पंचम भाव मजबूत हो रहा है ना भाई, पंचम हाँ भाव छठे में जा रहा है, जी। पंचम भाव पता छठे नहीं में जा सर रहा को। है, तो पंचम भाव को बढ़ा रहा है। ठीक सर है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। हाँ, सर गुरु फोन के साथ दिखाया तुमने राहु भी अपना? बैठा है फोन और दिखाया था? केतु की सप्तम दृष्टि क्या है, कहता? तो केतु की संतान दृष्टि नहीं काउंट करेंगे मैडम, क्या हो गया राहु ठीक? और केतु को छोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ, हो गया ठीक। सर इसमें जो वक्री ग्रह है वो देखे जाएंगे? हाँ। बाकी लोग म्यूट रखें देखो, प्लीज। सारे सारे ग्रह देखे जाएंगे, वक्री देखे जाएंगे, मार्गी देखे जाएंगे। अगर वक्री ग्रह होगा तो थोड़ा सा और परेशान करेगा। ठीक है। लेकिन हमारी क्लास का जो कंटेंट क्या था कि हमको 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन सीखना है। ठीक है। जी सर। सर एक मिनट, आपने जो एक सूत्र बताया उसको नहीं कर सकते। एक मिनट, एक मिनट। हमारी क्लास का मेन उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य ये था कि हम 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन करना सीखे। ज्योतिष बहुत बड़ा है, इसको बहुत गहराई से समझने के लिए हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना आवश्यक है। तो मैं पिछले 10 दिनों से आपको कारक तत्व भी याद करवा रहा था। ठीक है। और ज्योतिष काफी गहरा है, हम आने वाले टाइम पे 100 दिनों का बैच चालू करने वाले हैं, तो आपको एक एक चीजें गहराई से समझने को मिलेगा। लेकिन चूंकि ये डेमो होता है, डेमो एक ट्रेलर की तरह होता है ना, पिक्चर का एक ट्रेलर होता है, तो अब डेमो में आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरह से देखा जा सकता है। पहले से ही आपका बेस स्ट्रांग है तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा ऊपर नीचे है तो आपको प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, अर्पणा तनेजा मैडम, आप प्रश्न रख सकते हो। जिसके भी प्रश्न है हैंड राइज करेंगे। जी सर, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मैडम, डोंट वरी, चिंता ना करें। ठीक है। थैंक यू सर। बस वही, फिर ओके, एक दो बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो और अच्छे से आएगा ना समझ में। बेफिक्र रहिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक जी थैंक यू। है। राजेंद्र सर, हाँ राजेंद्र सर आप बोल सकते हैं। ठीक है। धीरज सर आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ हाँ, मैं बोलूं क्या? मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, राजेंद्र सर बोलिए। आप कहाँ चले गए थे? कह रहा था आपको कि पंचम भाव का मालिक जो है वो छठे घर में आ गया तो अपने को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी।
देखो पंचम भाव की वृद्धि कर रहा है, किसी भी भाव का स्वामी दूसरे उसके आगे वाले भाव में जाता है तो उस भाव का विस्तार करता है, इस बात का ध्यान लगाना। ठीक है, उस भाव का वृद्धि होता है। लगन का वृद्धि कौन करेगा? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस का वृद्धि हाँ कौन करेगा? तृतीय हाउस। पंचम का वृद्धि हाँ कौन करेगा? छठा भाव। तो हाँ पंचम भाव के फलों को बढ़ाने वाला होता है छठा भाव, लेकिन छठे हाँ भाव को का जो 12th हाउस होता है वो होता है पंचम भाव। ठीक है, ये किसने शेयर किया स्क्रीन? सर ये क्या हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। ये किसने किया है शेयर? ध्यान लगा। ठीक है, हाँ अब तो सर ठीक है, तो पंचम भाव का स्वामी छठे में जाएगा तो कर्ज नहीं बढ़ाता है। ठीक है, हाँ लेकिन पंचम भाव की ताकत को बढ़ा रहा है। छठे भाव का स्वामी पंचम में जाएगा तो कर्ज मुक्ति दे सकता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और था सर, अगर जैसे अपने जो छठे घर का मालिक है वो जैसे शनि है, आपने कहा कि वो तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है, तो वो संतान के सुख में बाधा करेगा, शनि विलंब करता है ना। हाँ बाधा करेगा। हाँ, तो ठीक है। इसका कोई ये मतलब वो नहीं है कि शुभ ग्रह देखेंगे तो फिर नहीं होगा ये इतना कुछ। शुभ ग्रह अच्छा होता है, पापी ग्रह थोड़ा सा परेशान करता है, संघर्ष डालता है। जिस तरह का ग्रह होता है उस तरह के संघर्ष आते हैं। शनि विलंब है ना, संघर्ष देगा। ठीक है, बड़े लेवल के संघर्ष देगा। जैसे माना कि चंद्रमा भी अष्टम हाउस में बैठा हुआ है ना, और राहु भी है और केतु भी देख रहा है, वो तो एक दूसरे के एक्सेस से देख रहा है, तब इसमें रिजल्ट में कुछ कमी आएगी क्या? बिल्कुल आएगा सर। तो राहु मतलब और वो केतु कम के एक्सिस में बैठे जाने वाले ग्रहों के रिजल्ट में कमी क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। ठीक है, नहीं, तुम्हारी साथ में गुरु का जो मतलब एक शुभ ग्रह बैठ गया और शनि मेरा ने उसको नियम देखा। ध्यान रखो, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा रहे हो तो उस बात का ध्यान रहे, 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह बैठे या देखें रिजल्ट में कटौती करेगा। सिंपल सा नियम है। ठीक है, उसके साथ में मतलब शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, मैं अपनी शुभ कुंडली ग्रह का नहीं बैठा कर। हुआ हो तो 1.1 का नियम यही था कि थोड़ी सी फलों में कटौती हो जाती है, नेगेटिव फलों में। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ ना, धन्यवाद सर। हाँ हाँ। धनराज सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर आपने बताया कि जो ग्रह का स्वामी अगले घर में जाता है तो वहां की वृद्धि करता है, बिल्कुल। तो मतलब उसका परिहार क्या होगा? जो घर आ रहा है उसका कुछ परिहार करना, या जो उधर है राशि उसका परिहार करना? मतलब परिहार किसका होगा? परिहार होगा जो आया यहाँ उसका। देखो, इसको इस तरह से लीजिए आप। जैसे गुरु आया अगले घर में, गुरु गया तो गुरु का परिहार करेंगे, या वो जैसे गुरु गया शनि की राशि में तो शनि का परिहार करेंगे या गुरु का करेंगे? देखो, पंचमेश अगर छठे भाव में जा रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो पंचम भाव के फलों की वृद्धि करने वाला है। तो वो समझ गया, पर वहां ठीक है, वहां नुकसान देगा, आगे आगे के घर में नहीं नुकसान वो किसका करेगा नुकसान नहीं दे रहा है, वो किसी का भी नुकसान नहीं दे रहा है। अब अगर मान लो हनी लग्नेश हनी हनी अपने करेगा, बताया ना आपने, हनी करेगा करके। हानि अगले कब घर की हनी करेगा? करेगा। जब छठे भाव का स्वामी पंचम में जाए तो हानि करेगा, पंचम भाव का हाँ, स्वामी छठे में जाए तो हानि नहीं करेगा। वृद्धि करेगा ना, वृद्धि करेगा तो हाँ, फिर वृद्धि में वो हनी भी करता, बताया आपने, ऐसा कुछ बताया, हनी वो हनी करता अगले घर की करके, ऐसा नहीं इसको बताया इस था? तरह मैं बताता हूँ इसको इस तरह हम्म। से लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, हाँ एक व्यक्ति से आपके संबंध बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो एक व्यक्ति से आप बात करना अपने आप कम कर दोगे। दो व्यक्ति साथ में चल रहे हैं ट्रेवलिंग में, तो एक व्यक्ति से हाँ आपकी बहुत अच्छी पड़ती है तो एक व्यक्ति से कम बात करोगे। अब सही है, छठे करेक्ट है। भाव को ये फील आएगा हमेशा हम्म कि भैया मेरा रिजल्ट हम्म। कम मिल रहा है। हाँ 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 ठीक है, तो उस तरह से हाँ। फील आएगा। देखा जाए छठे भाव कटौती कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो हमेशा हम्म। फील करता रहेगा कि मेरा रिजल्ट कम आ रहा है, पंचम का ज्यादा आ पर रहा है। समझो समझो ये चीज, अगर लगन का स्वामी अगर द्वितीय में आता है तो द्वितीय तो धन का भाव हो गया, तो धन वहाँ कम आना होगा, कम आएगा क्या धन उसका मतलब? नहीं, हाँ ऐसा फील आएगा व्यक्ति को बार बार। हाँ लग्नेश अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो लगन को तो हाँ ताकत दे रहा है, हाँ व्यक्ति को लगन को मतलब व्यक्ति को लगन ही हुआ, व्यक्ति को हाँ बार बार हाँ। ऐसा फील आएगा कि मेरे पास हम्म। इतना धन नहीं है जितना होना चाहिए। पर होगा उसका, आने का आएगा ही आएगा, आने वो में तो कम आएगा नहीं ही आएगा, पड़ेगा। लेकिन फील बार बार अच्छा आएगा कि इतना धन मेरे पास नहीं है। हानि नहीं अच्छा, हो पर रहा है, फीलिंग ऐसा आएगा, फीलिंग ऐसा लेकिन आएगा, फील आपका दे कहने रहा का है। मतलब है। ठीक है, अच्छा, फीलिंग खाली देता है। इसी तरह से सेकेंड हाउस का लोड अगर मान लो फर्स्ट में हो हम्म तो धन का हानि हम्म हुआ। हम्म हम्म ठीक है, हम्म धन का हानि हुआ, हम्म लेकिन लगन धन का हानि जरूर हो रहा है, लेकिन लगन के लिए हम्म कुछ ना कुछ कर रहा है।
ठीक है। करेक्ट है। लेकिन सेकेंड हाउस का जो जो धन है वो जिंदगी भर सोचता रहेगा कि मेरे को धन कहाँ से लेना है, कहाँ से कमाना है, क्या करना है, कुछ न कुछ सोचता रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ उसको हाँ संतुष्टि हाँ। नहीं मिलने वाला। हम्म। ठीक पर है। प्रैक्टिकली क्या है, मकर लग्न की कुंडली और सेकंड हाउस में वो कुंभ राशि है और शनि के लग्न में बैठा है, चाहे वो तो स्व धन का राशि हानि का हो सर, धन का कमी दे नियम, रहा है। चाहे वो स्व राशि का हो, नियम फिक्स है। किसी भी हम्म। भाव से 12th हाउस में जो भी ग्रह गया हो वो उस भाव का हानि करता है, उसकी 2-4 चीजें कम करके देगा। नहीं, मगर प्रैक्टिकली ये चीज है कि मकर लग्न की राशि है और शनि लग्न में है, तो धन की एक कमी दे रहा है, तो उसका भी हाँ, इधर शनि का उपाय करना क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब है कल शनि कल का हम उपाय उपाय करना की क्या। बात करेंगे, कल हम हाँ रेमेडीज की बात करने वाले हैं और राजयोग की बात ओके करने वाले हैं। तो कल का ओके सेशन ओके। हमारा आज से भी अद्भुत होने वाला है, जहां पर हम अच्छा। 3 बातें करेंगे। एक तो रेमेडीज की बात करेंगे कि क्या हम्म अब रेमेडीज देना है। दूसरा, हम राजयोग की बात करेंगे कि भैया जो भी हमने कुंडली लिया है उसमें कितने हम्म। कितने राजयोग हैं ताकि उसको सफलता अच्छा मिलेगी। और तीसरी बात ओके करेंगे रामायण ज्योतिष और हमारा कोर्स कंटेंट क्या है। तो 3 बातें कल करने वाले हैं। ठीक है। ओके। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। रमेश कुमार सर, और रमेश कुमार कहाँ आ रहे? हाँ जी हाँ सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो राहु केतु पापी ग्रह हैं, तो इनकी अपन 5th और 9th दृष्टियां क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या 7वीं दृष्टि जो भी है आप बोल रहे हैं, दृष्टि इनकी नहीं ले रहे हैं अपन। सर तो इनकी दृष्टि उसमें अभी आ रहा है, लेकिन तो दृष्टि भी लेना चाहिए, मेरा ऐसा कहना था। दृष्टि ले सकते हैं सर। ठीक है, मैं जानकर इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अभी मैं राहु और केतु की दृष्टि लूंगा तो फिर 4 प्रश्न आएंगे, आगे से देखें, पीछे से देखें, यहाँ से देखें, वहां से देखें। राहु और जी केतु की पंचम सप्तम नवम दृष्टियां होती है, लेकिन जी जी। ये दृष्टियां हर टाइम काम नहीं करती। अच्छा। हाँ, हाउ। इसका बताऊंगा मैं, है ना, क्लास में बताऊंगा। राहु और केतु की दृष्टि के बारे में बहुत सारे अलग अलग नियम है ना। नियम जी ये भी है कि जो ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है उसकी सारी सप्तम जी दृष्टियां खत्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। जी। अगर मान लो राहु और बुध का युति है तो बुध की सप्तम दृष्टियां समाप्त हो गई है। अच्छा। ठीक है, केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो तो उसकी सप्तम दृष्टियां समाप्त हो गई है, लेकिन ये थोड़े से एडिशनल नियम है, तो हम इसको कभी अलग क्लास में कंसिडर करेंगे या क्लास में कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मेन ग्रह है इनों की दृष्टि की रिजल्ट आपको लेना है। ठीक है, ठीक इससे ठीक। रिजल्ट लेना है। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। चंदन सर, आप अनम्यूट करें एक बार। सर अभी आपने बताया कि अपने भाव से दूसरे स्थान में गया हुआ ग्रह उसकी वृद्धि करता है, तो पंचम भाव का लॉर्ड अगर छठे में जाएगा तो संतान की वृद्धि होगी, या एक सूत्र ये भी है कि 6, 8, 12 में गया हुआ ग्रह दिक्कत करता है, तो कौन सा यहाँ पर हर नियम जगह लागू नहीं होगा? करता, मैं अभी वही तो बताया था। जी 2.2 का नियम ये था कि किसी भी भाव से हाँ। अगर जो भाव का स्वामी है वो अपने से 6, 8, 12 भाव में जाता है और प्रबल शत्रु की राशि में जाता है तो बुरा करता है। अच्छा, समझ में आया? एज फॉर एग्जाम्पल अगर मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव का लॉर्ड अगर छठे में चला जाए तो संतान से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। जी सर। हाँ तो जी आप कुछ बताइए। कह रहे हैं। हाँ, तो आपके अनुसार सर अगर मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, अगर सूर्य ग्रह चला गया छठे भाव में तो संतान से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, मेष लगन की कुंडली क्योंकि है। राशि है। हाँ, मेष लगन की कुंडली है और सूर्य छठे भाव में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि सूर्य कन्या राशि में गया जी और सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, मित्र है। और सूर्य अपने मित्र की राशि में गया
तो यहाँ पर संतान का कटौती नहीं होगा, चाहे ग्रह 6, 8, 12 में ही चले जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, प्रबल शत्रु की राशि में नहीं जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। अभी आपने उस चार्ट को देखा होगा, तो वृषभ लग्न था, लग्नेश जी बैठा हुआ था 12th हाउस में, जी मंगल की राशि में। मैंने उसको भी बुरा नहीं कहा भाई, शुक्र और मंगल प्रबल शत्रु नहीं है। जी जी शुक्र और मंगल प्रबल शत्रु नहीं है, शुक्र का प्रबल शत्रु है गुरु। अगर शुक्र 8th हाउस में जाता, धनु राशि में, जी तो हम जाकर बोलते हैं कि भैया परेशानी बहुत बड़ी है। ठीक है? कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में जाए, राशि का ध्यान रखें। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में 3 बातें बताई थी। पहली बात क्या था? पहली बात यह था कि आपको ग्रह के कारक तत्व याद करना है। दूसरी बात क्या था? राशि के कारक तत्व याद करने हैं। ठीक है? तीसरी बात क्या था? भाव के कारक तत्व याद करना है। अभी मैं फाइनेंस का पूछा, तो मुझे पता था कि चंद्र और बुध फाइनेंस के कारक है, लेकिन किस तरह से? तो चंद्रमा रोकड़ धन है, नगद या ऑनलाइन पेमेंट, और बुध वित्तीय मैनेजमेंट। ठीक है? तो हम बहुत अच्छी तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आप अनुभव करना, अगर मान लीजिए कि मेल का चार्ट है, ठीक है, और मेल के चार्ट में पत्नी का कारक ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र ग्रह के आसपास पापी ग्रह आ गए, अब उस व्यक्ति का प्रिडिक्शन करके देखना। आपको कोई सूत्र नहीं लगाना, सप्तमेश भी नहीं देखना, सिवाय सिंपल कारक ग्रह से बात करो कि भैया पत्नी से अनबन चलता है, पापी ग्रह है। तो अगर पापी ग्रह नहीं है, ठीक है, पापी ग्रह के साथ साथ शुभ ग्रह भी है, जैसे भी एक सर ने प्रश्न पूछा था, राजेंद्र सर ने, पापी के साथ शुभ ग्रह भी है, तो क्या होगा? तो फिर अपन सीधा प्रिडिक्शन ये भी करेंगे कि अनबन होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार भी रहेगा। ठीक है? एकदम से इतना ज्यादा अनबन नहीं होगा। तो बहुत सिंपल नियम ध्यान रखना है। ये जो 3 नियम थे, इन 3 नियमों में मैंने पूरा पाराशरी का जो बेस आधार होता है वो कवर कर लिया। भाई पहले भाव में कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, बैठे हैं, सारा कुछ सामने आ गया, है ना। उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है वो सामने आ गया दूसरे नियम से, और 6, 8, 12 का स्वामी वहां तो नहीं बैठा, वो सामने आ गया। और तीसरे नियम में ये था कि 2 और 11 में कोई ग्रह बैठा हो तो वृद्धि कर रहा है, और द्वादश में बैठा हो तो कमी कर रहा है। किसी भी भाव से दूसरा भाव वृद्धि करता है। वृद्धि का भाव कौन सा होता है लगन चार्ट में? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या बोलते हैं? धन भाव। अरे धन का मतलब धन प्लस वृद्धि तो होता है। आपने अगर हिंदी मीडियम में स्टडी किया होगा, या हम इसको हिंदी में बात करें तो धन को प्लस बोलते हैं ना। प्लस मतलब जोड़ना, वृद्धि करना। तो किसी भी भाव से दूसरा भाव उसका वृद्धि कर रहा है, पंचमेश 6ठे भाव में जा रहा है तो पंचम भाव की वृद्धि हो गई। सप्तमेश 8म भाव में गया और शत्रु राशि नहीं है तो वृद्धि हो गया। अच्छा सुख मिल सकता है, वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिल सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। ऋषि पाराशर जी अपने नियम में बोलते हैं 8म भाव और द्वादश भाव विवाह के लिए शैया सुख के कारक हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के कारक हैं। पता है? अच्छे भाव है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें ध्यान लगाना है। ठीक है? और इसी तरह से किसी भी भाव से 11वां भाव उसका लाभ भाव होता है। भाई लगन का 11वां भाव लाभ भाव होता है, तो किसी भी भाव का 11वां भाव लाभ भाव हुआ जी। ठीक है? तो मान लो पंचम का लाभ भाव कौन सा है? तो तृतीय भाव। अगर तृतीय भाव मजबूत है तो पंचम भाव के रिजल्ट अच्छे हो गए। अगर पंचम भाव मजबूत है तो शादी करके व्यक्ति फायदा उठाएगा, पत्नी कमाने वाली मिलेगी, टाइम पे रोटी देगी, अच्छे से काम करेगी। भाई सप्तम का लाभ भाव हो रहा है ना। और मान लो 6ठे भाव में ज्यादातर ग्रह बैठे हुए हैं, तो जैसे ही शादी किया वो आदमी पत्नी का काम कर रहा है, वो दास बन गया, बोले क्या करना है, लाओ मैं करता हूँ मैं करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से चीजों को आपको ध्यान लगाना है ना। ऋषि मुनि क्यों बोले कि भैया पंचम भाव सबसे बढ़िया होता है? पंचम भाव इसलिए बढ़िया होता है कि सप्तम भाव होता है सामने वाला। जैसे मैं लगन हूं तो आप मेरे सामने वाले हो, क्या मुझे आपसे लाभ मिलेगा? तो मेरी कुंडली में पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, तभी सामने वालों से फायदा तभी तो मेरे को आपसे लाभ मिलेगा। अगर मान लो मैं सोचूं कि क्या आप मेरे स्टूडेंट बनोगे, आप मेरे को आपसे लाभ मिला, ठीक है, तो मेरी कुंडली में पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, और आपकी कुंडली में भी मुझसे लाभ मिले, है ना। मैं पढ़ाऊं और आपको मेरे से लाभ मिले। आज जिस भी व्यक्ति को सेमिनार में लाभ मिला, इसका मतलब
पंचम भाव मजबूत था। समझ में आया? ठीक है सर। शुरुआत में हमारा नेटवर्क इशू हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरा तृतीय भाव अच्छा नहीं था आज, ठीक है। लेकिन ऋषि पराशर जी बोलते हैं कि तृतीय से तृतीय पंचम होता है, तो अगर तृतीय में मिस्टेक हो तो पंचम भाव बैकअप प्लानिंग है, संभाल लेते हैं उसमें, बैकअप प्लानिंग है। समझ में आ रहा है? अगर आपका दशम भाव खराब है, राहुल सर ने कह दिया कि दशम भाव का आपका पोटेंशियल खराब आ रहा है, दशम भाव खराब है तो दशम भाव का बैकअप प्लानिंग सप्तम भाव है। 6th हाउस, सप्तम भाव, दशम से दशम सप्तम होता है। अच्छा ठीक है, तो सप्तम भाव बोलते हैं ना व्यापार का, व्यवसाय का। ठीक है, तो करियर, तो इस तरह से बात कर सकते हो। तो बैकअप प्लानिंग सबकी होती है। पंचम खराब है तो नवम मजबूत होना चाहिए। अगर मान लो किसी का भाग्य खराब है तो भाग्य का भाव कौन सा है? नवम। नवम से नवम काउंट करे पंचम आएगा, पंचम अच्छा होना चाहिए। और अगर पंचम भी खराब हुआ, भाग्य गया। लेकिन एक और कंडीशन है, 11th का 11th होता है नवम, एकादश भाव का एकादश भाव होता है नवम भाव। अगर 11th हाउस अच्छा होता है तो व्यक्ति को फिर भाग्य का साथ मिल जाता है। लेकिन पंचम भी खराब, नवम भी खराब, 11th भी खराब, उस व्यक्ति की कुंडली में कभी भी बहुत बड़ी सफलता नहीं है, नहीं हो सकता। वो कितने ही हाथ पैर मान ले, उसको मजदूरी करना है। ठीक है, तो इस तरह से लेंगे। नीलेक्स बेन, हाँ नाम बहुत कठिन लग रहा है मेरे को, नीलक्सी बेन। हाँ पंचम, हाँ आप हाँ गुजरात से हो क्या? हाँ हाँ सर, गुजरात से हूँ। गुजरात में बेन बोलते हैं ना पीछे। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ 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 सर, मुझे ये पूछना था कि अगर पंचम भाव मान लीजिए कन्या लग्न हो तो उसका पंचमेश शनि होता है और उसकी उच्च राशि मंगल होती है, तो कन्या लग्न में अगर मंगल और शनि 10वें भाव में बैठे हो और मंगल अपनी अष्टम राशि से पंचम भाव को देख रहा हो तो क्या फल मिलता है? अब फल किसका पूछ रहे हो आप? पंचम भाव से तो पंचम बहुत सारे फल पंचम हैं। पंचम भाव, मेरा पंचम भाव मतलब से तो है। बहुत सारी चीजें देखते हैं। अगर मैं पहली चीज की बात करूं कि आपकी बुद्धि स्किल का या बुद्धिमता का, ठीक है, हाँ तो पंचम भाव को एक पापी ग्रह ने देखा, हाँ मंगल ने देखा, हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा आक्रामक होता है। होता है बेटा तू। ठीक है, हाँ थोड़ा सा व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आता है। अरे क्या हुआ उसका लाने? ठीक है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह अगर किसी भाव को देख ले, मान लो यहाँ पे मंगल देख रहा है, ऊपर से शनि ने भी देख लिया, तो पंचम भाव से देखे जाने वाले तथ्यों में हर चीज में कटौती होगा। अब पंचम भाव से बड़ा पद देखते हैं, बड़ा अधिकार देखते हैं, इतना मान सम्मान, इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 2 पापी ग्रहों ने काम खराब किए। समझ में आ रहा है? नहीं सर, वो शनि की तो 8वीं दृष्टि नहीं लगती ना, मंगल की ही लगती है, लेकिन मंगल की तो उच्च राशि है हाँ तो भी हाँ, बुरा तो एक फल पापी ग्रह मिलेगा। दिक्कत पैदा नहीं करेगा मैडम, अच्छा रिजल्ट देगा। ओके ओके। ठीक है, एक पापी हाँ ग्रह कभी दिक्कत नहीं पैदा करता, 2 होना चाहिए कम से कम। ठीक है, हाँ 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 अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद सर। जी हाँ ठीक है, सभी के प्रश्न हो गए? हाँ ये पुरानी है सारे। तो कैसा रहा आज का सेशन आप सभी के लिए? सीखने को मिला होगा? वेरी नाइस सर। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, है ना? मैंने आपके लिए 1.5 घंटा बोला है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा बताया सर, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी ओके गुड सर। ठीक है। तो अब हम कल क्या सीखेंगे? तो कल हम सीखेंगे राजयोग। ठीक है, राजयोग के बाद कोई मिस्टेक है किसी चार्ट में तो उसका उपाय और सॉल्यूशन क्या होगा, और तीसरा रामायण ज्योतिष क्या होता है, और हमारे जो आने वाले टाइम पे जो हमारा 100+ डेज का जो कोर्स चलेगा, कोर्स कंटेंट वो क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो सारी बात को हम कवर करेंगे। तो आप सभी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं रामायण ज्योतिष को 100 दिनों वाली वर्कशॉप? ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे कल, और ये बहुत रेगुलर बैच है, और हमारा एक ही बैच निकलता है बहुत सही तरीके से। ठीक है, जिसमें हम 4 महीने पढ़ाते हैं, साथ में 4 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत वाजिब फीस में होता है। तो कल सारी डिस्काउंट ऑफर, सारी कुछ बातें आपसे करूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। योगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगी आईफोन, हाँ सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार।
मैं अच्छा, जैसे कोई कारक होता है और वो पापी भी है, तो वो उसका क्या रिजल्ट होगा? मिक्स होगा? मतलब किस तरह से? जैसे आपने वृष लगन डाला हुआ है, इसमें हम्म शनि कारक है इसमें, और पापी भी है, तो वो बृहस्पति को तो नुकसान नहीं करेगा ज्यादा, क्योंकि कारक भी है वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शनि यहाँ पे नवम और दशम का लॉर्ड बना हुआ है, हाँ जी। तो दो अच्छे भाव का मालिक है, तो है ना, उसकी दृष्टि भी इतना बुरा नहीं करती है। हाँ, वही ठीक है, मेरा सवाल था कि पापी है वो पर कारक भी है, तो वो तो नुकसान नहीं बिल्कुल। करेगा। पापी ग्रह में यही फर्क है कि पापी ग्रह अगर अच्छे भाव के मालिक होते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन शुभ ग्रह चाहे बुरे भाव के भी मालिक हो तो भी अच्छा करते हैं। नहीं, यही अगर जो मिथुन होगा तो फिर वो एक तो बेड भी हाउस शनि, का मालिक हो गया, तब भी वो कारक तो है उसका। तो भी देखो, बुध और शनि आपस में दोस्त हैं। ज्योतिष में पाराशरी में एक बात बहुत अच्छे से समझाया है बार बार कि हमको मित्र शत्रु याद होना बहुत आवश्यक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, लगन का मित्र कौन सा ग्रह है? जैसे वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न में एक ही ग्रह प्रबल शत्रु है, और प्रबल शत्रु कौन है? गुरु। गुरु। इसके अलावा कोई भी प्रबल शत्रु नहीं है। हाँ जी, मंगल भी शुक्र की मदद करता है। एक हाँ आपको जी, एक हाँ नियम बताता हूं, किसी भी भाव से सामने वाला भाव उसका दोस्त होता है, मतलब उसका विरोध नहीं करता, उसका सहायता करता है। सब अगर हम बात सप्तम का। करेंगे, मेष लग्न है, तो हाँ मेष जी। लग्न के सामने कौन होता है? तुला। तुला। मंगल और शुक्र दोस्त बन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सेकंड हाउस में कौन सी राशि आती है कालपुरुष कुंडली की? शुक्र की राशि आती है। शुक्र की आती है। फिर इधर मंगल क्या आती है अष्टम में, वापिस हाँ दोस्त जी, हाँ बन जी। सकते हैं। तृतीय भाव में कौन सी राशि आती है कालपुरुष कुंडली से? मिथुन राशि आती है। मिथुन आती है। नवम में कौन सी आती है? धनु आती है। धनु आती है। बुध और गुरु आपस में दोस्त बन सकते हैं। ठीक आज है। हम बात करेंगे आपस में, तो हम आपस में दोस्त हैं। अगर हाँ मान जी, लो हाँ मैं जी। गुरु हूं तो आप बुध हो। हाँ जी, आमने सामने तो दोस्ती हो गए। आमने सामने वाले दोस्त बनते हैं। ठीक है, आमने सामने वाले ग्रह कभी भी प्रबल शत्रु नहीं बन सकते। कई बार लोगों को प्रबल शत्रु याद नहीं होते हैं, तो एक सिंपल सा नियम ध्यान रखो, आमने सामने वाले ग्रह कभी प्रबल शत्रु नहीं होंगे। हाँ, वो दुश्मन होगा लेकिन प्रबल शत्रु नहीं होगा। समझ हाँ में आ जी, रहा है ना? हाँ जी, हाँ जो भी व्यक्ति आपको डायरेक्ट मुंह पे जाके बोल रहा है ना कि आपने गलत किया सही किया, वो आपका प्रबल शत्रु हो ही नहीं सकता। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो आपका कहीं ना कहीं तो आपका फेवर कर रहा है ना, तभी तो आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। तो भी अपन शादी करते हैं तो किससे करते हैं? सप्तम भाव से करते हैं। हाँ जी। तो क्या पत्नी शत्रु होती है क्या? पति शत्रु होते हैं क्या? तो जी वो हाँ, मित्र होते हैं। मित्र होते हैं, पर आजकल बना रखा शत्रु। ठीक है, अब वो अलग चीज है, वो मित्र होते हैं। लेकिन आपको ध्यान लगाना है कि जब भी आप लग्नेश की बात करो तो लग्नेश निकालने से पहले आपको यह निकाल लेना है कि प्रबल शत्रु कौन है लग्नेश का। हाँ जी, हाँ जी। शुक्र का प्रबल शत्रु गुरु, बुध का प्रबल शत्रु, ठीक है, मंगल। मैं एक और नियम बताऊंगा आपको, 6 8 12 में ही प्रबल शत्रु आएंगे, मतलब 6 8 12 के लॉर्ड ही प्रबल शत्रु होंगे, तीनों में से कोई। ठीक ठीक है। है, अगर मिथुन लग्न है तो छठे भाव में मंगल की राशि आती है, हाँ जी, हाँ आठवें भाव जी। में शनि की राशि आती है, 12वें में शुक्र की राशि आती है। हाँ जी, हाँ शुक्र जी। और शनि तो उसका दोस्त तो होता है। हाँ जी, हाँ जी। मंगल ही बचा, मंगल ही दुश्मन। हाँ ठीक जी। है, तो इस तरह से हम बात करेंगे। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ। ये भाव कारक भी पता है और ग्रह कारक भी पता है। ये राशि कारक किस तरह लेंगे? जो कालपुरुष की कुंडली है उस तरह से राशि कारक लेंगे? हाँ, ले सकते हो काल पुरुष की कुंडली से। जैसे हम रामायण ज्योतिष पढ़ते हो तो हम रामायण ज्योतिष के माध्यम से भी राशि को याद कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, हाँ, मेरा एग्जाम्पल जैसे सेकंड भाव धनु राशि है, उसका वृषभ राशि है कालपुरुष की। अब ये कहीं पे भी बैठेगी तो वो धन का लाभ करेगी? नहीं ऐसा नहीं। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था कि राशि के कारक तत्व कैसे डिफाइन करेंगे? आपने बोला ना 3 तरह से प्रिडिक्शन होगी, ग्रह के कारक तत्व, भाव के कारक तत्व, वो तो फिक्स है। ग्रह के कारक तत्व फिक्स है, भाव के कारक तत्व फिक्स है, हाँ जी, राशि राशि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। क्योंकि राशि तो चारों 12 घरों में घूम जाती है, तो मैं उनके वही तो कह कारक रहा हूँ, तत्व उसका राशि पढ़ना मुश्किल है। हाँ जी। राशि का काम क्या है? राशि आपका प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा, हो सकता है कनेक्ट हो जाए, हाँ जी, हो जाएगा। है ना, हो जाएगा, है ना, इतना विश्वास है। तो हाँ जी, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मान लो कि आप व्यापार कर रहे हो, हाँ जी, ठीक है, और आपका कपड़े का व्यापार है, हाँ ठीक है, जी, और आपका कपड़े का व्यापार एक गली में है जहां पर आसपास कपड़े की दुकानें नहीं है। हाँ जी। क्या आपको अच्छा माहौल मिला? नहीं। आपका कपड़े का काम है और आपके कपड़े का काम वहां पे है जहां पर आसपास कपड़े की दुकान है,
अच्छे रोड चौड़े हैं और हाँ खूब जी दुकानें कपड़े की। क्या आपको माहौल मिला? तो राशियां बताती है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। मान लो कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और व्यापार करने में उसको तुला राशि का साथ मिल गया, तो वो जहां पर भी व्यापार करेगा उसको वहां पे क्राउड मिलेगा। हाँ जी क्राउड मिलेगा। मान लो वृश्चिक राशि का उसको कारक तत्व मिल गया, कोई भी ग्रह कैसे भी प्रेडिक्शन कर रहे हो, आपको लग गया कि ये ग्रह व्यापार दे रहा है, वो बैठ गया। मान लो शुक्र है, शुक्र व्यापार देता है, हाँ ठीक है, जी शुक्र व्यापारी है, शुक्र बैठ गया वृश्चिक राशि में, हाँ जी ऐसी जगह जाकर बिठाएगा जहां पर क्राउड नहीं होगा। वृश्चिक राशि एकांत की राशि। अच्छा जी और मान लो ये बैठ गया वृषभ राशि में, ऐसी जगह जाकर देगा जहां पर खूब क्राउड होगा। सबसे ज्यादा क्राउड वाली राशि अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है? वृषभ राशि, जहां पर चंद्रमा उच्च का होता है। अच्छा जी अब अभी अब आसमान में देखो, रात को बहुत सारे तारे मिलेंगे, हाँ जी तो चंद्रमा के साथ तारे रहते हैं। हाँ तो जी भीड़ इकट्ठी करना, पब्लिक इकट्ठी करना, लोगों के साथ क्राउड इकट्ठा करना चंद्रमा चाहिए। अगर आप ऐसे काम से जुड़े हुए हो जहां पर भीड़ चाहिए ही चाहिए, तो आपको कौन सी राशि का सपोर्ट मिलना चाहिए? वृषभ चंद्र राशि में बुरे योग नहीं होना चाहिए, कर्क हाँ राशि में बुरे योग नहीं होना चाहिए। आपको क्राउड मिलेगा, आपके काम बनेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ जी अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपका वृषभ राशि कर्क राशि पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर हाँ ये पीड़ित हुआ तो आप जब भी व्यापार करोगे आपका पैसा अटक जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा, आपकी उधारी फंस जाएगी। अब इसी से एक क्वेश्चन ये बना, जैसे कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है, तो उसमें मंगल नीच का होता है, तो वो क्या प्रभाव देगा? एक अकेला ग्रह बुरा नहीं करता, मंगल के साथ साथ मान लो शनि भी आ जाए तब बुरा होगा। अच्छा अकेला जी कोई बुरा नहीं कर रहा कहीं पर भी, अच्छा जी ठीक है अकेला कोई बुरा नहीं कर रहा। मैंने नियम, आप मेरे नियम को ध्यान से पढ़ना। दो हाँ या दो से अधिक पापी ग्रह देखे यहाँ बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी मैंने दो लिखा। हाँ जी अकेला, आप जैसे पाराशरी बोलती है ना नीच का ग्रह बुरा करता है, नहीं, नीच का ग्रह बुरा कर दिया, मान लो मंगल नीच का हो गया कर्क राशि में, वो तो मित्र भी है चंद्र का, तो वो तो वैसे भी मित्र बुरा भी नहीं है, करेगा। मान लो मंगल के साथ राहु आ गया, अब बुरा करेगा अच्छा चाहे जी मित्र हो, क्योंकि दो पापी ग्रह इकट्ठे हो गए। हाँ जी हाँ जी दो पापी ग्रह इकट्ठे नहीं होना चाहिए। आप सोचो ना यार कि हमारे घर में शांति रहती है, हाँ जी हाँ दो जी मेहमान ऐसे आते हैं जो बुरे करना चालू कर देते हैं, हाँ आपकी जी शांति भंग हो गई। हाँ जी हाँ जी दो मेहमान ऐसे आ गए जो आपकी खूब तारीफ कर रहे हैं और लोगों की तारीफ कर रहे हैं और अच्छा माहौल बना दिया, हाँ जी पॉजिटिव, हाँ अच्छा जी लगने लग गया। हाँ जी हाँ जी तो दो होना चाहिए, अकेला नहीं बनाता। हाँ, अकेले अरे को तो संभाल लेगा आदमी। अकेला आदमी क्या बात करेगा? मान लो मैं आपसे बात करने आया और मैं आपसे बुरी करना चालू कर दूं और आपका मन ही नहीं बुरी करने का, आप बोलोगे राहुल जी बाद में बात करते हैं, चलो आप पिक्चर देखते हैं, चलो मैं आपको घुमा के ले आता हूँ। हाँ अकेला जी आदमी क्या करेगा? लेकिन मैंने कहा किसी टॉपिक बुरी, आपको पसंद आ गया, दो आदमी हो गए, हाँ जी हाँ जी बात बन गई। हाँ दो दो से नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी इसी तरह से शुभ ग्रहों में है, एक व्यक्ति कह रहा है कि भैया मैं हिंदू धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ, हाँ जी हाँ जी एक मैं भी करना चाहता हूँ, हाँ है ना, जी इधर से आ गए मोदी जी, इधर से आ गए योगी जी, दो हाँ आदमी जी मिल गए, बोले अब करेंगे। हाँ जी हाँ अकेला जी आदमी क्या करेगा? मोदी जी चल रहे हैं, इधर अमित शाह चल रहा है, तो करा ना, बहुत सारा काम करा, हाँ ठीक जी हाँ है, जी इधर मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, तो संगठन मिला। अरे हाँ दो आदमी होंगे तो टीम बनेगी, अकेला आदमी क्या कर लेगा? हाँ जी हाँ जी आज यही होता है ना, पति पत्नी में अच्छी बनती है तो घर अच्छा चल गया, अब हाँ बनती जी ही नहीं है तो टेंशन में, कितना ही कमा लो टेंशन में, हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो इस तरह से अपन को समझना है, चलो राशि के कारक तत्व याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल करने पड़ेंगे, है ना। और सीख जाएंगे हम, समझते समझते। अभी हमारा ग्रुप चल रहा है तो मैं आपको उसमें प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू। के एल गौतम सर। अच्छा, के एल गौतम सर। हेलो सर, सर जी नमस्कार एक सर। बात पूछनी थी। नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो जैसे कहते हैं ना भावम भावम जो है जो एक भाव उसका कारक है वो उसका नाश करता है, भावम कारक नाशम कहते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे ना? मैं इसके बारे में भावम बताऊंगा, कारक नाशम। ज्योतिष बहुत गहरा है ना के एल गौतम सर। मैं कारको भाव नाशाय, हाँ। आप शायद प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हम्म। कारको भाव नाशाय की भी बात करूंगा, लेकिन हर जगह नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी कभी बात करूंगा। अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं चैट में कि सर वो बात करें जो बेसिक से हो, है ना, तो हम वो बात करेंगे जो बेसिक से है। कारको भाव ठीक है। नाशाय का एक सिद्धांत है, मैं कभी शेयर करूंगा या क्लास में मिलेंगे तो शेयर बिल्कुल पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा आपको
क्यूरियोसिटी के लिए शांत करने के लिए बताता हूँ कि ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि गुरु अगर शनि की राशि में जाता है तो नाश होता है, शनि जब गुरु की राशि में आता है तो वृद्धि होता है। ठीक है, तो गुरु आमतौर पे गुरु के कारक तत्व का नाश होता है जब वो शनि की राशि में बैठता है, ऐसा कहते हैं। स्थान हानि गुरु करता है। ठीक है तो इसका मतलब ये कि जब भी कोई गुरु होता है और वो दान भी मांग ले और पैसा भी मांग ले तब बुरा लगता है। अरे भैया हाँ गुरु जी। शनि की राशि में स्थानानी करता है, मान लो कोई कथा चल रही है, भागवत कथा, उसने दान पेटी भी रख लिया, पैसा भी आ गया और अब फीस भी आ गया और उसके बाद और पैसे मांगने की लालसा है, तो ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं ये गुरु के कारक तत्वों में कमी करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, लगभग सभी के प्रश्न हो गए, तो होपफुली आप सभी कल उपस्थित रहेंगे। और कल बहुत बढ़िया सेशन है। प्रदीप शर्मा सर, आपका दिख रहा है मुझे हाथ, तो आप बोल लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए सर, आप अनम्यूट करिए एक बार। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, आपने अनम्यूट नहीं किया वहां से। हेलो। हाँ अब बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छा। रिक्वेस्ट है कि इसकी जो आज की जो रिकॉर्डिंग है। हाँ हेलो। हाँ 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 सर, सर, ये कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ताकि रिवीजन और होता रहे। अच्छा जहां से आपको लिंक मिला आज की क्लास का, जी उसी जी। जगह पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। 2-3 घंटे बाद रिकॉर्डिंग बनेगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू और सर, कल सभी नमस्कार। 6 बजे उपस्थित रहिएगा। कल का सेशन ओके बहुत अद्भुत होने वाला है। राजयोग पढ़ने वाले हैं, रेमेडीज पढ़ने वाले हैं, दोनों आपकी काम की चीजें हैं। जो प्रोफेशनली ओके कार्य करते हैं उनको बहुत मजा आने वाला है, और जो नए हैं उनको भी सीखने को मिलेगा कि कैसे डायरेक्ट जी। राजयोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके आगे फिर क्या होगा सर? कल की क्लास के बाद कुछ कह रहे थे, आप बता रहे थे कुछ। कल की क्लास के बाद हमारा 100 दिन का एक नया सेशन चलने वाला है, रामायण ज्योतिष का, अच्छा जिसमें हम जी। बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें पढ़ेंगे। है ना, केपी, ओके वैदिक, पाराशरी सब कुछ पढ़ेंगे एक ही ओके साथ ओके में, सब कुछ पढ़ने वाले, तो वो अपन करेंगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ। ठीक, टाइम धनराज वगैरह सर यही आपको रहेगा सर? हाँ, टाइम वगैरह यही रहेगा सर टाइम कल इसका? 6 बजे शाम का है ना। हाँ, जो अगली वाली क्लास का भी। हाँ वो मैं आपको शेयर कर दूंगा कल। ठीक है, ओके ओके, ठीक सर, थैंक यू, नमस्कार। ओके सर ओके। हाँ जी सर, सर मेरा एक प्रश्न था। बताइए। सर वो सूर्य अगर नीच का है और कोई अगर पापी ग्रह नहीं देख रहा है तो वो उतना खराब नहीं करेगा क्या? नहीं, अच्छा तो मैं आपको नीच उच्च ग्रह के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अच्छा आपकी धारणा बना हुआ है कि नीच गलत होता है, लेकिन हाँ मेरी धारणा ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, अरे भाई सूर्य तुला राशि में जा रहा है, तो हाँ हाँ सूर्य तुला राशि का कार्य करेगा, बस इतना सा जानता हूं। ठीक है, तुला राशि का सूर्य हाँ तुला राशि का कार्य करेगा, इस बात को इस तरह से लीजिए। अच्छा ठीक है, तो हाँ आपकी शुक्र के कार्य करने वाला व्यक्ति एक और है आपके चार्ट में, जिसका नाम सूर्य है। हाँ ओके, तो हाँ अगर सूर्य तुला राशि में है तो शुक्र की वृद्धि कर रहा है। शुक्र भी अगर साथ में हो तो बहुत बढ़िया है। इसको नीचभंग राजयोग बोलते हैं ना पाराशरी में, हाँ हाँ नीचभंग राजयोग बोलते हैं, तो बहुत हाँ। बढ़िया है। नीचभंग राजू हो गया, पर नीचभंग राजू वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, समझो कल यार अपन कुछ हो राजयोग नहीं पढ़ेंगे रहा। ना, हाँ कल अपन राजयोग पढ़ेंगे, हाँ है हाँ ना, और ओके राजयोग पढ़ने में अपन बहुत सारी चीजों को समझेंगे, और फिर लास्ट ओके में रेमेडीज दिखेंगे कि क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। ओके ओके ओके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो मिलते हैं कल, आप सभी उपस्थित रहिएगा 6 बजे। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद, आप सभी क्लास में आए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मनोज सर कुछ कह रहे हैं, मनोज गोयल सर? ठीक है, हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, ये कोर्स में सब होगा सर? सारा होगा, ये तो पाराशरी आज तो के मैं आपको डेमो दिया हूँ। अब पुष्पा 2 आया तो ट्रेलर बेचारा कितने ही देगा 2 मिनट में, है ना। तो सर निम्रो भी होगा सर? मैं कल आपको कोर्स कंटेंट शेयर करूंगा, इसमें एस्ट्रो अच्छा वास्तु तक का भी गिफ्ट है जो आपको रेमेडीज में काम में आएगा। ठीक है, इतने इतने अच्छे अच्छा सेशन है जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो सर। कल शेयर सर करता फीस हूँ कितनी कोर्स होगी का। लगभग? क्या? सर फीस एनर्जी एक्सचेंज कितना होगा सर? अरे फीस कुछ ज्यादा नहीं है, कल करते हैं ना बात। फीस बहुत मिनिमम है ना, पूरा पैकेज है आपके लिए, और रामायण ज्योतिष बहुत अद्भुत कोर्स है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो कल सभी सर आइए, तो मिलते हैं। सर व्यक्तिगत बात हो सकती है सर, 2 मिनट की?
आप मुझे अच्छा। फोन कर लेना सर, है ना? ठीक ठीक सर, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।